जीत लिया तुमसे तुमको। कार्टून ऊंची आवाज़ में लगे थे जबकि हंसने की आवाज़ उससे भी ज़्यादा ऊंची थी। एलसीडी के आगे बैठी थी वो। उसके हल्के घुंघराले बाल पूरे सोफे पर बिखरे हुए थे और वो सोफे पर पाँव ऊपर करके बैठी थी। ज़्यादा हंसने से उसकी छोटी सी नाक सुर्ख हो रही थी। भूरी बड़ी बड़ी आंखों में शरारत भरी हुई थी। शामिर, ज़रार और शाहज़ेब, तुम लोगों ने पैकिंग कर ली? दरमियानी उम्र की खातून कमरे से ऊंची आवाज़ में बोलती बाहर आई और फिर लाउंज पर नज़र पड़ते उनका दिमाग घूम गया। वो सामने मज़े से नूडल्स का बाउल उठाए टीवी देखने में मसरूफ़ थी। ये क्या तरीका है हरमीन? वो गुस्से से बोली तो हरमीन ने मासूम सी शक्ल बनाकर उनको देखा। ज़ोया बेगम, ना डांटा करो इसे। इदरीस की आवाज़ पर वो बाउल को टेबल पर रखते उछलकर सोफे से उतरी। उसके बाल आबशार की तरह कमर से नीचे घुटनों तक चले गए। बाबा, वो खुशी से चिल्लाते हुए भागती हुई उनके सीने से लग गई। ये जो आपका लाड प्यार है ना, इसी ने इसे बिगाड़ दिया है। ज़ोया नाराज़गी से कहती लाउंज में ही बैठ गई तो इदरीस ने मुस्कुराकर हरमीन को देखा। बाबा, मैं सारा खाला के घर जाकर क्या करूँगी? सुबहान भी नहीं है, मैं कल ही सवार चली जाती हूँ ना अपने दोस्तों के साथ। हरमीन ने मासूमियत और शरारत से उन्हें देखा। इदरीस ने मुस्कुराकर उसे देखा और फिर से खुद से अलग करते वो भी लाउंज में मौजूद सोफे पर बैठ गए। तुम्हें पता है मेरी जान कि मैं मना नहीं करूँगा, मगर आपकी खाला आपको याद कर रही है। वो भी उनके साथ ही बैठ गई। अगर दिल नहीं कर रहा तो बताओ, मैं टिकट करवा देता हूँ। हरमीन ने नूडल्स खाते हुए नफ़ी में सर हिलाया। मैंने नहीं जाना अमेरिका, कितनी बार जा चुकी हूँ। ऊपर से संभल खाला के वो चीप बच्चे। उसने झुंझुरी ली। ज़ोया ने गुस्से से उसे देखा। कम खाया करो ये नूडल्स, वरना ये चिड़िया का घोंसला और बड़ा हो जाएगा। शामिर ने हरमीन के बाल छेड़ते हुए कहा। उसके पीछे शाहज़ेब और ज़रार भी वहाँ आ गए। बाबा, इसे कहते मेरे बालों को कुछ ना करे, वो खुफकी से बोली। शामिर, इदरीस ने मुस्लिम गुस्से से उसे देखा। पैकिंग हो गई सबकी? ज़ोया ने सवालिया नज़रों से सबको देखा। जी बस हो गई। और इस प्रिंसेस को कहाँ और कब छोड़ना है? शाहज़ेब ने मुस्कुराकर अपनी सबसे छोटी बहन को देखा। शाहज़ेब, शामिर और ज़रार में एक साल का फ़र्क था, जबकि हरमीन ज़रार से 3 साल छोटी थी। वो जिस्मानी लिहाज से बहुत पतली और कद में भी छोटी थी। ये सारा के घर जाएगी, ज़ोया ने फैसला सुनाया। हरमीन ने शक्ल बनाकर इदरीस को देखा जिन्होंने मुस्कुराकर शाने उचका दिए। कब जाएगी ज़िंदगी, सुकून से गुजरेगी या अल्लाह? ज़रार ने फ़ोन पर मसरूफ़ तबसरा किया। बाबा, आप देख रहे हैं? हरमीन बाउल टेबल पर रखते उठ गई। जा रही हूँ मैं, वो बच्चे की तरह रूठ कर बोली। हाय मेरी प्यारी बहन, ऐसे तो ना रूठ कर जाओ। ज़रार ने उठकर उसे सीने से लगाया तो सब मुस्कुरा दिए। मैं अपना सामान देख लूँ, फिर दिन को ट्रैक पर भी जाना है, वो शरारत से कहती अंदर भाग गई। ये कब से तैयार हो गई? वो तो हम भाइयों का प्रोग्राम था ना, शामिर खुफकी से चिल्लाया। पता है तुम लोगों को कि इसे एडवेंचर का कितना शौक़ है, तो फिर भी? ज़री साहब ने मुस्कुराकर उनके लटके हुए चेहरों को देखा। ये बहन नहीं, चुड़ैल है। ज़रार भी गुस्से से बुड़बुड़ाया। कमरा गुलाबी रंग में सजा था। बेड के पीछे दीवार पर गुलाबी फूलों वाला वॉलपेपर लगा था, जबकि बाकी दीवारें सादी थीं। बेड के आखिर पर नीचे सफ़ेद कारपेट का टुकड़ा पड़ा था, जिसके ऊपर मुख्तलिफ रंगों के कुशन्स मौजूद थे। सामने एलसीडी एक तरफ टेबल था, जिसके ऊपर दीवार में बड़ा बोर्ड था और उसके ऊपर बहुत सी प्रिंसेस की तस्वीरें लगी थी और टेबल पर इंग्लिश किताबें मौजूद थीं। बाहर टेरेस में खूबसूरत सा झूला लगा हुआ था। खुद वो ट्रैक सूट में मलबूस, बाल खुले थे। चुड़ैल, आ जाओ, देर हो रही है। ज़रार की आवाज़ पर वो खुफकी से मुँह में बुड़बुड़ाई। बस सब रख लिया। उसने उंगली को होंठों में दबाकर सोचा और फिर बैग बंद करके बेड से अपनी ट्रैक सूट की जैकेट उठाते हुए दरवाजे की तरफ चली गई। हरमीन यार, आ जाओ, लेट हो रहे हैं। शामिर ने उकताकर आवाज़ दी तो वो तीनों भी ट्रैक सूट में मलबूस थे। हरमीन तकरीबन भागती हुई नीचे आई। आ रही हूँ, क्यों हवा के घोड़े पर सवार हो? नाराज़गी से कहते हुए उसने जैकेट पहनी। बाहर बारिश वाला मौसम है, अगर तुमने बिजली चमकने पर शोर किया ना तो कसम से वहाँ किसी दरख्त से बांध कर आ जाऊँगा। ज़रार ने गाड़ी की तरफ जाते अटल लहजे में कहा। बदतमीजी मत करो ज़रार, मैं नाराज़ हो जाऊंगी। मुंह फुलाकर कहते उसके साथ ही वो पिछली सीट पर बैठ गई। मेरी प्रिंसेस को कुछ मत कहा करो। शाहज़ेब ने तनबीह करते पहले अपने साथ मौजूद शामिर और शीशे से पीछे बैठे ज़रार को देखा। तौबा करें भाई, ये प्रिंसेस के नाम पर धब्बा है। शामिर ने हंसी दबाई। अगर ऐसे बेइज्जती करनी थी तो ना लाते साथ। बात ख़त्म होते ही ज़ोरदार आवाज़ से बिजली चमकी और हरीम चीख मारकर ज़रार के बाजू से चिपक गई। दूर रहो, मसनी गुस्से से उसने डरी हुई हरमीन को कहा। मेरी जान, इसमें डरने वाली क्या बात है? शाहज़ेब ने प्यार से पूछा। मुझे लगता है ना डर, उसने भी आंखें ज़ोर से मीच कर कहा।
हरमीन सीधी बैठो, लोग देखकर क्या कहेंगे। जरार ने अफसोस से उसकी हालत देखी मगर वो हिली तक नहीं। अच्छा रुको, मुस्कुरा कर जरार ने बाजू छुड़ाया और उसकी गिरद में बाजू का हिसाब बनाया तो हरमीन ने भी मुस्कुरा कर उसके कंधे पर सर रख लिया। मारगला की पहाड़ियाँ बादलों से ढकी हुई थी। खूबसूरत मौसम ने कुदरती मनाजिर के और भी करीब कर दिया था। यार वापस चलते हैं, बारिश किसी भी वक्त हो जाएगी, शामिर ने पीछे से आवाज़ लगाई। हरमीन शाहजेब और जरार के दरमियान में थी जबकि शामिर उसके पीछे था। नहीं भाई, अब पहुंचने वाले हैं, सर्दी भी अपने अरूज पर थी। शामिर ठीक कह रहा है प्रिंसेस, सर्दी बहुत है, शाहजेब ने उसे प्यार से कहा। भाई प्लीज़ ना। तो शाहजेब ने मुस्कुराकर सर हिलाया। कुछ देर में ऊपर पहुंच चुके थे और वो भागती हुई आगे गई जहां से नीचे इस्लामाबाद नज़र आ रहा था। वो बचपन से ही पहाड़ों और कुदरत के करीब जगहों की दीवानी थी। देखो आगे मत जाना, हम यहाँ पास ही में हैं। जरा उसे समझाकर उन दोनों के पास चला गया। अब आएगा मज़ा। शरारत से हंसते वो अंदर दख्तों की तरफ चली गई। कितना सुकून है यहाँ, वो कहते चलते हुए काफ़ी आगे निकल आई जहाँ सिर्फ खामोशी थी। सुनो लड़की, एक लड़के ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो करंट खाकर पलटी। ये क्या बदतमीजी है, वो गुस्से से घबराई। गुस्सा? वो तलखी से कहता करीब हुआ। दूर रहो भाई। डर से उसकी आवाज़ कांपी। हरीम ने पीछे मुड़कर देखा तो एहसास हुआ कि उसके गिर्द काफ़ी लड़के थे। जब भी बिजली की आवाज़ कड़की और वो रूंधी हुई आवाज़ में भाई कहकर भागी मगर आगे से आते लड़कों ने उसका रास्ता रोक लिया। एक बार फिर बिजली चमकी। हरमीन कहाँ हो? शाहजेब को अचानक बिजली की आवाज़ से उसके याद आया। ओ शिट, वो ऊपर है। जरार ने माथे को छुआ। बारिश के कतरों ने उन्हें बौखला दिया था। वो अंधाधुंध ऊपर भागे, ऊपर पहुंच गए तो जैसे ऊपर का सांस और नीचे का नीचे और ऊपर का ऊपर रह गया था। हरमीन कहाँ है? शामिर ने फिक्रमंदी से यहाँ नज़र दौड़ाई। शाहजेब आगे की तरफ भागा। सुने, आपने यहाँ किसी लड़की को देखा है? शाहजेब ने पास से गुजरती लड़कियों को रोका। यहाँ तो हज़ारों लड़कियाँ आती हैं। उनमें से एक लड़की हंसकर बोली। इनको? शामिर ने फ़ोन आगे किया। नहीं। वो लड़कियाँ नफ़ी में से हिलाते आगे चली गई। कहाँ चली गई? बाबा को क्या कहेंगे? वो तीनों ही फिक्रमंदी से यहाँ वहाँ देख रहे थे। शामिर ने एक लड़के को रोका। आपकी बार भी जवाब ना में था। या अल्लाह, शाहजेब ने मायूसी से आसमान को देखा। बादलों से वैसे ही अंधेरा हो रहा था। भाई मेरी बात सुने। जरार ने शाहजेब को दोनों कंधों से थामा और उसकी भीगी आंखों में देखा। हम मिलकर कोशिश करेंगे। शाहजेब ने सर हिलाया। वो लोग हर किसी को तस्वीर दिखाते पूछ रहे थे। कुछ पता चला? वो लोग पहाड़ी से नीचे आ गए लेकिन ट्रैक का इख्तिताम दूर था। शामिर वहाँ ही पत्थरों पर बैठ गया और दोनों हाथों से सर को थाम लिया। कोई हादसा? शाहजेब के अल्फाज अभी मुंह में ही थे। भाई प्लीज़, जरार ने तड़प कर उसे रोका। क्या हम मदद कर सकते हैं? वो तीनों पलटे। सामने कुछ लड़कियों का ग्रुप था। इस लड़की को कहीं देखा है? जरार ने तस्वीर दिखाई। जी हाँ, ये वहाँ जा रही थी। एक लड़की ने ऊपर जंगल की तरफ इशारा किया। आसमान पर फिर ज़ोरदार आवाज़ में बिजली चमकी और तीनों पर साथ ही गिरी। वो तीनों एक साथ भागे। हसन, एम्बुलेंस को फ़ोन करो और सब चलो, हम उनकी मदद करेंगे। वो लड़का आगे आया तो उनके पीछे भी सब चल दिए। हरमीन को आवाज़ें देते वो लोग आगे बढ़ रहे थे। तभी जरार की नज़र ऊँधे मुँह पड़े वजूद पर पड़ी। हरमीन, वो चिल्लाया और उसकी तरफ भागा। बादल ज़ोर से चमके और बारिश बरसने लगी। उसने हरमीन को कंधे से पकड़कर सीधा किया तो वो साकित रह गया। उसके सर और होंठ से खून रस रस कर जम चुका था। प्रिंसेस, शाहजेब ने उसका चेहरा थपथपाया और उसे उठाए वो नीचे की तरफ भागे। बारिश भी तेज़ हो गई थी। जरार एम्बुलेंस में हरमीन के साथ था। अब क्या लगते हैं इनके? डॉक्टर उसे मुख्तलिफ चीज़ें लगाते बोली। जरार उसका हाथ थामे बैठा था। भाई, जरार सपाट अंदाज में बोला। डॉक्टर ने फ़ोन मिलाया। मैडम को बताओ इमरजेंसी केस है। वो रुकी और जरार वैसे ही हरमीन को देख रहा था। हाँ, लगता है ज़्यादती हुई है, बाजू पर निशान भी हैं। जरार ने चौंक कर डॉक्टर को देखा। डॉक्टर ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर फ़ोन बंद किया और फिर गहरा सांस लेकर उसकी आंखों में देखा। हमें लगता है ऐसे है। तुम खुद अपनी बहन की हालत देख सकते हो। आगे अल्लाह पर भरोसा रखो। डॉक्टर की बात पर जरार ने सख्ती से आंखें मीच ली। क्या हुआ जरार? डॉक्टर क्या कहते हैं? जरार सर झुकाए बैठा था जब शाहजेब और शामिर 10 मिनट की ताख़ीर से पहुंचे थे। उसने सर उठाया। आंखों में करब ही करब था। वो उठा और शाहजेब के गले लगकर किसी बच्चे की तरह रोने लगा। क्या हुआ है जरार? बोलो भी। अब की बार शामिर गुस्से से बोला। डॉक्टर कहते हैं हम लेट हो गए। शामिर ने दीवार का सहारा लेकर खुद को गिरने से बचाया जबकि शाहजेब के हाथ पहलू में गिरे थे। इदरीस और जोया उड़ी हुई रंगत के साथ अस्पताल में पहुंचे थे। एमरजेंसी के बाहर ही उन्हें वो तीनों मिल गए। क्या कहते हैं डॉक्टर्स? जोया दर्द से फटी आवाज़ में बोली। अभी तक नहीं बताया। शामिर ने बात संभाली।
एक बहन ने संभाली गई सद अफसोस। इदरीस ने गुस्से से उन तीनों की तरफ देखा जो दीवार के सहारे चुपचाप खड़े थे। डॉक्टर बाहर आई तो सब उनकी तरफ लपके। डॉक्टर प्लीज़, ज़रार ने उम्मीद से कहा। वो ठीक है, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, डॉक्टर मुस्कुरा कर बोली। सबके चेहरे खुशी से चमकने लगे। बाजू पर खराशें हैं मगर वो ठीक है, बारिश की वजह से बस बुखार है, वो बताकर आगे चली गई। या अल्लाह तेरा शुक्र है, ज़ोया ने सुख का सांस लिया। वो जंगल में भाग रही थी, कदमों की आवाज़, कहके लगाते लड़के, बादल गरजने की आवाज़। वो और तेज़ भागने लगी। आंसू, हिचकियाँ, बिजली की चमक, सूखे पत्तों पर पड़ते कदमों की आवाज़। हंसी। उसका पाँव पत्थर से अटका और वो मुँह के बल ज़मीन पर गिरी। एक झटके से उसकी आँख खुली। दिल तेज़ी से धड़क रहा था। आराम से, हम यहाँ हैं। डॉक्टर ने हरमीन का बाजू पकड़ा। मैं कहाँ हूँ? वो सरसरी सा पूछकर उसने आंखें बंद की। आप अस्पताल में हैं, मैं आपकी डॉक्टर हूँ, हिना। तभी दरवाज़ा खुला और शाहज़ेब अंदर आया। वो उसके पास रुका और बहुत सी हिम्मत जमा करके उसे पुकारा, प्रिंसेस। हरमीन ने फ़ौरन आंखें खोली। भाई, वो शाहज़ेब का बाजू पकड़कर फूट कर रोने लगी। बस मेरी जान, कुछ नहीं हुआ, रोना बंद करो। शाहज़ेब ने उसका सर थपका। शाहज़ेब की अपनी आंखें भीग गई थीं। वो बाजू छोड़कर अब चेहरा हाथों में छुपाए रो रही थी। शाहज़ेब ने बेबसी से डॉक्टर को देखा था। डॉक्टर ने नर्स को इशारा किया। देखो हरमीन, तुम बिल्कुल ठीक हो तो फिर रोना कैसा? नर्स ने उसके कैनुलर में इंजेक्शन लगाया। मैं बहुत डर गई थी भाई, मैं भाग रही थी और मैंने बहुत आवाज़ें दी थी। आंखों के आगे उसके अंधेरा छाया तो वो चुप हो गई। नींद का इंजेक्शन लगाया है, डॉक्टर ने शाहज़ेब को बताया और बाहर आ गई। कोशिश करें अब इसका जिक्र ना हो उस रात का इसके सामने। डॉक्टर हिना की बात पर सबने इस बात पर सर हिलाया। मैं हूँ, आप जाएं सब, ज़रार ने कहा तो सभी खामोशी से उसकी बात मान गए। देखो, इसे ख़त्म करो। वो बैठी हुई थी। कल से हरमीन आज बहुत बेहतर थे। अभी सुबह के 7 बजे थे। ज़रार उसके पास ही बेड पर बैठा हुआ था। मुझे दूध नहीं पीना, वो किसी ज़िद्दी बच्चे की तरह मुंह फुलाकर बोली। देखो हरमीन, मुझे गुस्सा ना दिलाओ और दूध ख़त्म करो। ज़रार पिछले आधे घंटे से उसकी मिन्नतें कर रहा था, जब से नर्स हरमीन को इंजेक्शन और ड्रिप लगा कर गई थी। ज़रार, मेरा दिल नहीं कर रहा ना, इतनी दवाइयाँ दी हैं नर्स ने, मेरी जान मान लो। वो मिन्नत पर उतर आया। नहीं नहीं नहीं, अब की बार वो मुंह मोड़ कर ही बैठ गई। दरवाज़ा खुलने पर हरमीन और ज़रार ने एक साथ उस तरफ देखा तो हरमीन मुस्कुराई। बाबा, ये तंग कर रहा है। इदरीस आगे आए तो हरमीन उनका बाजू पकड़कर बोली। क्यों भाई, क्यों तंग कर रहे हो मेरी जान को? इदरीस मसनूई खुफकी से बोले। बाबा, मैं तंग नहीं कर रहा, वो हैरत से बोला तो हरमीन ने उसे ज़ुबान चिढ़ाई। मेरी बेटी कैसी है? ज़ोया ने उसका माथा चूमा। बाबा, शाहज़ेब भाई और शामिर भाई कहाँ हैं? उसने दरवाजे की तरफ देखा। घर हैं, हम तो लेने आए हैं ना, वो मुस्कुराकर बोली। ठक ठक, दरवाजे की दस्तक ने उन्हें उस तरफ मुतवज्जा किया। एक लड़का डॉक्टर हिना के साथ अंदर आया। कैसी है मिस सलीम आप? डॉक्टर ने मुस्कुराकर फाइल हिना से ली। ठीक, वो भी जवाबन मुस्कुराई। फिक्र की कोई बात नहीं, दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ, वो दें, और बाकी समझदार है, खुद अपना ख्याल रख लेगी वो। हरमीन ने समझकर इस बात में सर हिलाया। यार, ये क्या बकवास है, खुदा के लिए बंद कर दो इन प्रिंसेस को, मुझे तो अपना आप शहजादा लगने लग गया है, शामिर ने झुंझलाकर कहा। हरमीन बेड ग्राउंड से टेक लगाए रज़ाई ओढ़े कार्टून देख रही थी। ज़रार उसके पास लेटा था और शामिर नीचे कारपेट पर बैठा था। भाई, इसीलिए तो फ़ोन बेस्ट है। ज़रार ने अपने मोबाइल की तरफ इशारा किया। चुप करो दोनों, कार्टून देखने दो। हरमीन फुफकी से चिल्लाई। अच्छा, सॉरी। शामिर ने मुंह मोड़कर ज़रार को देखा जो मोबाइल में गुम था। हरमीन, ज़ोया अंदर आई। हम सीट आगे करवा रहे हैं। उनकी बात पर हरमीन चौंकी। मगर क्यों? ज़ोया ने शामिर को देखा। वो असल में तुम्हें बुखार है ना? शामिर बोला। हद है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो अटल लहजे में कहते टीवी की तरफ मुतवज्जो हुई। हरमीन वॉर्डरोब खोले खड़ी थी। क्या पहनूं जीन्स के साथ? वो उकता कर बोली। खाला की दी हुई एक शर्ट निकालकर ड्रेसिंग रूम में चली गई। बाहर आकर शीशे के सामने रुकी। काली जीन्स और सफ़ेद बटनों वाली शर्ट, जिसके ऊपर उसने काली जैकेट पहनी हुई थी। पाँव में शूज़ पहने, बाल खोले, वो बैग उठाकर भागकर नीचे उतरी। वो नीचे आई तो सब तैयार थे। अच्छा प्रिंसेस, अपना ख्याल रखना। वो मुस्कुराकर शाहज़ेब के गले में लगी। चुड़ैल, शामिर और ज़रार से भी वो वैसे ही मिले। गाड़ी में बैठी तो सबने मुस्कुराकर उसे हाथ हिलाया। गाड़ी आगे बढ़ गई और वो शीशे से भागते मनाजिर को देख रही थी जब गाड़ी एक झटके से रुकी। क्या वह इतनी रश क्यों है? हरमीन ने आगे वाले शीशे से सामने देखा। मैम, ये आगे फ्री क्लिनिक है,
उसका रश है। हरमीन ने नज़र अपनी तरफ से शीशे पर बाहर डाली तो वहाँ ही रुक गई। काले रंग के जंगलों से बने गेट के पार सफ़ेद रंग के 2 शेरों के मुजस्समे थे, जिसके पीछे 15-20 सीढ़ियाँ चढ़कर वो शीशों से बनी इमारत थी और उसके घर के सामने का कदीम तर्ज का दरवाज़ा था। मैम, यह हवेली शीशों का महल के नाम से मशहूर है और इसका मालिक सुदेश शाह है। मेरा भाई उसके साथ काम करता है। हरमीन की आंखों में शरारत चमकी। गाड़ी यहाँ रोक दो, वो संजीदगी से बोली। मगर क्यों मैडम, वो नासमझी से बोला। हरमीन ने उसे जवाब दिए बिना सारा को फ़ोन मिलाया। 2 बेल जाने के बाद फ़ोन उठा लिया गया। मेरी प्यारी खाला, कैसी हैं आप? वो चहक कर बोली। अब क्या मनवाना है? सारा ने हंसी दबाई। सामान आपके घर भिजवा रही हूँ। हाँ, आज यहाँ ही रुकूंगी। कुछ देर दूसरी तरफ खामोशी छा गई। अच्छा, और कब वापस आओगी? उन्होंने पूछा। फ़ोन पर बता दूंगी, हंसकर कहते उसने फ़ोन बंद किया। ड्राइवर ने गाड़ी क्लिनिक के बाहर रोकी। एडवेंचर, वो शरारत से हंसी और गाड़ी से उतर गई। बैकपैक को कंधों पर डालते वो गेट की तरफ चली आई। गेट पार करके उसने अतराफ में देखा, जहाँ दूर दूर तक बाग था। एक तरफ घर की एनेक्सी थी। वो मुस्कुराती हुई क्लिनिक के अंदर गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं सुदेश शाह की कज़न हूँ। रिसेप्शन पर मौजूद लड़की ने हैरत से उसे देखा। मैम, आप सुदेश सर की कज़न हैं? वो हैरत से बोली। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताओ कि यहाँ से कोई रास्ता घर में जाता है? वो दाएं बाएं देखती हुई बोली। जी मैम, वो सामने ऊपर जाती सीढ़ियाँ। लड़की ने हैरानी से बताया। हरमीन सर हिलाकर सीढ़ियों के पास आई। मैं भी तो देखो आखिर क्या है इस घर में। वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आई तो सामने लकड़ी का दरवाज़ा था। वो उसके करीब आई और उसे खोला तो वो खुलता ही चला गया। हरमीन की आंखें चमकी। दरवाज़ा पार करते ही उसके कदम साकित हुए। उसके सामने सीढ़ियाँ थी, जिनके पीछे बेहद बड़ा लाउंज था, जिनके दरमियान सोफ़े पड़े थे और सामने ही कदीमी दर्ज का दरवाज़ा था। हरमीन की दाईं तरफ पूरी शीशे की दीवार थी, जबकि बाएं तरफ ड्राइंग रूम था और दूसरी तरफ ड्राइंग। अब लाउंज की तरफ शीशे के 2 कमरे थे, एक दरमियान में थी। उसने ऊपर छत को देखा था। 5 मंजिला फानूस बंद था, जिसके साथ छोटे छोटे 2 फानूस और भी थे। घर का फर्श और सीढ़ियाँ लकड़ी की थी। ऊपर मंजिल में 4 शीशे के दरवाजे थे। एक बालकनी का दरवाज़ा था। ये तो महल है, वो रश्क से बोली। कौन हो तुम? गर्जदार आवाज़ पर वो पलटी। सामने एक बंदा मौजूद था। क्या कर रही हो यहाँ? एक और बंदा अंदर से आया। खौफ से कांपी हुई भागी तो बंदे ने तेज़ी से आगे बढ़ के उसके बाजू में कुछ लगाया था। वो चिल्लाई। सब दूर हो गए तो वो घुटनों के बल ज़मीन पर बैठती चली गई। उसने सर को थामा, मगर अचानक आने वाले चक्कर ने उसे ज़मीन पर गिराया और उसकी दुनिया अंधेरे में ही डूब गई। तुम लोग सो रहे थे जब वो घर में घुसी थी? पता नहीं कौन है, किसने भेजा है? फ़ोन की दूसरी तरफ कोई गुस्से से चिल्ला रहा था। सर, माजरत, ये कभी नहीं हुआ कि कोई क्लिनिक से ऊपर आए। सर, हमें जैसे ही पता चला हमने बेहोश कर दिया। गार्ड ने तफसील बताई। और किसने बताया था? वो तल्खी से बोला। सर, रिसेप्शन पर जो लड़की है उसने। वो शर्मिंदगी से बोला। वाह, तुम लोगों को तो सिर्फ खाने के लिए रखा है। खैर, मैं परसों आऊँगा तो तुम लोगों को देख लूँगा। फ़ोन बंद हुआ तो गार्ड ने गहरा सांस लिया। बहुत बेइज्जती हुई है, वो साथ वाले बंदे को देखते हुए बोला। मैं लड़की को खाना दे आऊँ, वैसे लड़की कमाल की है। तो शैतानी हंसी हंसा। बकवास ना कर यार, सुदेश सर ने कत्ल कर देना है। उसकी तनबीह को खातिर में लाए बगैर वो घर की तरफ चल दिया। जहन पर बोझ कम हुआ तो हरमीन ने आंखें खोली। कमरा गौर किया तो फिर एक झटके से उठ बैठी। अम्मी, भीगी आवाज़ में मुनमुनाते उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गाल पर फिसले। कमरा खूबसूरती से सजा हुआ था। लकड़ी का फर्श, 3 सामने की दीवारें ब्राउन रंग में रंगी थी, जबकि बेड की पीछे दीवार गोल्डन रंग के वॉलपेपर से सजी हुई थी। एक तरफ सोफे थे, जिनके पीछे खिड़की थी, जिसके ऊपर लगे काले पर्दे बंधे थे और जाली का गोल्डन पर्दा खुला था। सामने दीवार पर एलसीडी थी और कुछ ही फासले पर शीशे का दरवाज़ा था। बेड के दाईं तरफ वैसा ही एक लकड़ी का दरवाज़ा था। उसने अपने ऊपर लिया कंफर्टर को दूर फेंका, टांगों के गिर्द बाजू लपेटकर और कूद कूद कर रो पड़ी। तभी दरवाज़ा खुला और एक बंदा अंदर आया। खुदा के लिए मुझे जाने दो, वो मिन्नत करने लगी। बंदे ने खाने की ट्रे टेबल पर रखी और उसने हरमीन को देखा। सर, आ जाएं तो फिर देखते हैं। इतना कहकर वो रुका नहीं था। मुझे जाने दो, गलती हो गई। सर घुटने पर रखकर वो सिसक पड़ी। सुबह उसके लिए रात से ज़्यादा उदास थी। वो खिड़की में ही खड़ी थी। खाला कितनी फिक्रमंद होंगी, बाबा लोग तो पहुँचे ही नहीं होंगे। आंखें फिर से भर आईं। दरवाज़ा खुला और रात वाला गाड़ी अंदर आया। उसकी कल रात और नाश्ते की ट्रे वैसे ही मौजूद थी। तुम कुछ खा क्यों नहीं रही? वो नरमी से बोला, मगर हरमीन ने कोई जवाब ना दिया।
लड़की, सर आज आ जाएंगे, वो उसे बताकर कमरे से गया तो हरमीन ने पलट कर गुस्से से दरवाजे को देखा। हरमीन बैकग्राउंड से टेक लगाए हुए बैठी थी। हल्की सी दस्तक के बाद दरवाज़ा खुला और वो अंदर आया। चौड़े कंधे, हल्की दाढ़ी मूछ और छोटे बाल जो खूबसूरती से सेट थे। जीन्स पर काली बटनों वाली शर्ट और कोट पहने हुए पहली नज़र में कोई साहिर लगता था जो आगे वाले को चारों शाने चित करने का हुनर रखता हो। मुझे क्यों बंद किया हुआ है? वो गुस्से से चिल्लाई। सामने वाला खामोशी से जाकर सोफे पर बैठ गया। सुदेश शाह हूँ मैं। अब सच बताओ कौन हो तुम? उसका लहजा बेतासुर था। मुझे अगवा करके कह रहे हो कि मैं कौन हूँ? वो दोबारा चिल्लाई। आवाज़ बंद रखो, वो धाड़ा। हरमीन सहम कर बैकग्राउंड से लगी। वो उठा और उस तक आया। मैंने अगवा किया है या खुद आई हो? ऐसे नहीं बताओगी तुम। दोस्ती से कहते उसने अपनी पेंट के पीछे से पिस्टल निकाली। कौन हो तुम? पिस्टल की नाली उसकी थोड़ी के नीचे रखते वो संजीदगी से बोला। मैं। वो बुरी तरह रोते हुए मिनमिनाई। मरना है क्या? वो धाड़ा और अब की बार वो सहम गई। मैं घर देखने आई थी, वो कांपते हुए आवाज़ में बोली। जब एक तल्ख कहका फिजा में गूंजा। अच्छी स्टोरी है, अब रहो यहाँ और करो पूरा अपना एडवेंचर। वो तल्खी से हंसते दरवाजे की तरफ बढ़ा। नहीं, खुदा के लिए मुझे जाने दो। हरमीन के दरवाजे तक पहुँचने तक वो जा चुका था। दरवाज़ा खोलो। वो दरवाज़ा बजाते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। सर अब क्या करना है? कमरे के बाहर ही गार्ड मौजूद था। बैग से क्या मिला है इस लड़की के? सुदेश ने सीढ़ियाँ उतरते हुए पूछा। सर कपड़े, लैपटॉप और मोबाइल। सुदेश ने सर को खाम दिया। फिलहाल बंद रखो, कोई मकसद तो था इसके आने का। वो सोफे पर बैठा तो गार्ड ने सर हिलाया। मामा, बाबा, अब मैं क्या करूं? वो सोफे पर पाँव ऊपर करके बैठी खिड़की से बाहर दिख रही थी। आज तीसरा दिन है, आप लोग भी पहुंच से दूर हो चुके हैं। वो खुद से बातें करने में मसरूफ थी जब सुदेश नौकर के साथ अंदर आया। यहाँ रख दो ट्रे। खाने की ट्रे उसके सामने मुझे टेबल पर रखता नौकर वहाँ से चला गया। तुम यहाँ क्यों आई हो? और ये तो मैं पता चला लूँगा, मगर तुमने अच्छा नहीं किया। वो नरम लहजे में बोला। मुझे फ़ोन पर ही बात करने दो। हरमीन ने मिन्नत की। नामुमकिन। खाना खा लेना, कल दिन का खाना खाया हुआ है। वो संजीदगी से कहते बाहर चला गया। बदतमीज़ इंसान। गुस्से से सोफे पर पड़ा कुशन दरवाजे को मारते उसने खाने को देखा। अल्लाह पूछे तुम्हें। मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ाते वो खाने की तरफ मुड़ी। मुझे पूरी तफसील चाहिए। वो बेड पर लेटे किसी से बात कर रहा था। सर देखें, वो तो मैं पता चला लूँगा, मगर अगर वो आम लड़की हुई तो? सर कुछ देर दोनों के दरमियान खामोशी छाई रही। देखा जाएगा, खैर बस तुम मुझे बता देना। सुदेश ने फ़ोन बंद किया। ठक ठक। उसने चौंक कर टाइम देखा। घड़ी रात के 1 बजा रही थी। वो तेज़ी से उठकर दरवाजे की तरफ आया और उसे खोला। क्या क़यामत आ गई है रात के इस वक्त? दरवाज़ा खोलते सामने वाले बंदे पर बरस पड़ा। सर असल में वो लड़की बहुत तंग कर रही है। गार्ड सर झुकाया धीमे लहजे में बोला। क्यों? क्या मुसीबत है उसे? वो खुफकी से बोला। सर वो कह रही है आप आएंगे तो बताएगी। अच्छा तुम जाओ। गार्ड के जाते ही वो उसके कमरे की तरफ गया। दरवाज़ा खुला तो सामने ही बेड के दरमियान में आलटी पालटी मारे बैठी थी। क्या है लड़की, क्यों घर सिर पर उठा रखा है तुमने? सुदेश दोनों बाजू सीने पर बांधे दरवाजे में ही रुक गया। मुझे डर लग रहा है, वो बेनियाजी से बोली। तो मैं क्या करूं? पूरा कमरा तो रोशन किया हुआ है तुमने। सुदेश ने अतराफ का जायज़ा लेते तंज़े अंदाज में कहा। कमरे की तमाम लाइट चल रही थी। इस सोफे पर बैठ जाओ ताकि जब तक मैं सो ना जाऊं। तुम कहीं नहीं जाओगे, वोटर लहजे में कहकर बोलकर लेट गई और सुदेश सब्र के घूंट पड़ कर रह गया। तुम्हारे अंदर अकल है लड़की? यहाँ घर में मेरे नौकर हैं और तुम मेरा तमाशा बनाना चाह रही हो? वो गुस्से से बोला। जो मर्जी समझ लो, वो सामने सोफ़ा है। सिरसरी से जवाब देते वो कंप्यूटर मुंह तक कोड़े लेट गई और सुदेश चाहकर भी उसे सख्त ना हो पाया। गहरा सांस लेकर खुद को कंपोज करते हुए स्विच बोर्ड के पास जाकर रुका। एक नज़र हरमीन पर डाल लो। उसने लाइट बंद की तो हरमीन झटके से उठ बैठी। मैं हूँ। उसने दोनों हाथ उठाए और फिर स्विच बोर्ड पर 2 बटन जलाए तो शीशे का दरवाज़ा रोशन हुआ और साथ ही खिड़की के पर्दों के पार भी रोशनी हो गई। इतनी रोशनी बहुत है? हरमीन ने सर हिलाया। तुम सो जाओ, मैं यहाँ पर ही हूँ। सुदेश सोफे पर बैठा तो वो भी आंखें बंद करके लेट गई। टिक टिक। घड़ी की सुइयां रात के 2 बज जा रही थी जब हरमीन ने झट से आंखें खोली। बुढ़ी आंखों में शरारत थी। उसने एहतियात से मुड़कर सोफे को देखा। सुदेश की वहाँ बैठे बैठे ही आंख लग गई थी। हरमीन उठ बैठी। आया बड़ा, यहाँ मैं ही हूँ। उसकी नकल उतारते हुए बेड से उतरी। एहतियात से बगैर जूतों के दरवाजे के पास आई। उसे धकेला तो खुलता चला गया। खुशी की एक लहर उसके जिस्म से गुजरी।
बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद करके तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर के नीचे आई। अतराफ में देखते उसकी आंखें सताइश से फैल गई। हर शीशे की दीवार कुछ देर बाद अपना रंग बदल रही थी। ड्राइंग रूम और ड्राइंग रूम की दीवार भी रंग बदल रही थी। फानूस जल रहे थे। हद है हरमीन, ये देखती रहोगी तो वो उठ जाएगा। फ़ोन कहाँ है? कुछ सोचकर वो सीढ़ियाँ चढ़ी और ऊपर मौजूद बड़े से दरवाजे को धकेला तो सामने ही फ़ोन नजर आया। वो अंदर आई और एक तरफ सोफे और एलसीडी थी, जबकि दूसरी तरफ स्नोकर टेबल था। सामने शीशे की खिड़की थी जिसके बाहर बालकनी थी। वो तेज़ी से खिड़की तक आई। बालकनी से सीढ़ियाँ नीचे जाती थी। सामने एक इमारत थी। अल्लाह, ये घर है। यकीनन ये बंदा अगवा बड़ाए तावान का तो काम नहीं करता होगा। तौबा है हरमीन। खुद को कोसते उसने फ़ोन उठाया और नंबर मिलाया। जीटीएसपी मुराद अली रौबदार आवाज़ पर फ़ोन पर गूंजी। जी, मुझे किसी ने अगवा कर लिया है, मेरी मदद करें। वही की सांस में बोली। दिल तेज़ी से धड़क रहा था। आप कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। उसने पीछे मुड़कर देखा। हम ट्रेस करते हैं। फ़ोन बंद करते हुए भागते हुए कमरे में आई। शुक्र है सब ठीक है। शरारत से हंसते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ आई। दरवाज़ा खोलते ही पहले एक तरफ अलमारियाँ थे, जबकि सामने ड्रेसिंग रूम था जिसका लकड़ी का दरवाज़ा स्लाइड था। अंदर तीनों दीवारों पर शीशे थे। वो अंदर बाथरूम में आई। मुँह धोकर लेटूं, कहीं सो ही ना जाऊं। मुँह धोकर वो बेड पर लेटी और कुछ ही देर में न चाहते हुए भी सो गई थी। वो मुसलसल बजते दरवाजे ने सुदेश को घबरा कर उठाया। उफ, इतना टाइम! घड़ी 2:45 बजा रही थी। बरहमी से उसे देखते हुए दरवाजे के पास आया। दरवाजे को खोला तो सामने सर झुकाए गार्ड खड़ा था। सॉरी सर, बेआराम करने के लिए। वो सख्त शर्मिंदा था। सर, पुलिस ने घर को कब्जे में ले लिया है। नीचे इंस्पेक्टर सराज आए बैठे हैं। बम की तरह ये बात उस पर फटी थी। वो क्यों आया है? सवाल का जवाब लिए बिना वो नीचे लपका। ड्राइंग रूम में ही वो वर्दी में बैठा हुआ था। सुदेश को देखते पहले आंखों में हैरत और फिर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। सर, आप? सुदेश को सैल्यूट करते उसके बैठते ही वो भी उसके सामने बैठ गया। क्या हुआ सराज? क्या तुम इतनी नफरत लेकर मुझसे मिलने आए हो? सुदेश का लहजा सख्त था। माजरत सर, मगर क्या? सराज की बात काटते गुस्से से गर्राया वो। क्या तुम मेरे घर नफरत लेकर आए हो? सुदेश शाह के घर इतनी हिम्मत कैसे कर ली तुमने सराज? और सराज का सर झुक गया। सर, मेरी मजबूरी थी। उसने सर उठाया। लहजा मजबूत था। अगवा का केस है सर। वो रुका तो सुदेश चौंका। अगवा का क्या मतलब? सुदेश ने गौर से सराज को देखा। सर, आपके घर से किसी लड़की का फ़ोन आया था कि वो अगवा हुई है और इस इंकशाफ पर उसका खून खोल गया। मगर बज़ाहिर खुद को पुरसुकून रखते उसने सर हिलाया। तो मैं क्या करूं? सुदेश उकता कर बोला। सर, घर की तलाशी दें। सराज का अंदाज पुरसुकून था और सुदेश को ये बात आग लगा गई। दिमाग ख़राब है? तुम मेरे घर की तलाशी लोगे? दिमाग जगह पर है तुम्हारा? गुस्से से बोलते वो उठ खड़ा हुआ। सर प्लीज़, आप ताउन करें तो। सुदेश की काटदार नज़रों ने उसे चुप कराया। अपनी नफरी लो और जाओ सराज यहाँ से। सुबह की रोशनी में ये जुर्रत करना। सख्ती से उसे तनबीह करते हुए लंबे लंबे ठक पड़ता ऊपर कमरे में आया। दरवाजे को खोलते गुस्से से उसकी तरफ आया। हमीन को बाजू से पकड़कर सुदेश उसे खींचा तो वो बुरी तरह सुदेश के सीने से टकराई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पुलिस को फ़ोन करने की? जिसने भी भेजा था इसीलिए भेजा था ना। आराम से कहा भी था कि मुझे सच बता दो, मगर नहीं। वो चिल्ला रहा था जबकि वो साकित थी बिल्कुल। मुझे लगा था तुम शरीफ घर की लड़की हो, मगर मैं गलत था। एक झटके से उसे बेड पर फेंक कर वो एक कदम पीछे हुआ। अब रो यहाँ और तुम देखोगी कि मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। उंगली उठाकर उसे बावर करवाते हुए दरवाज़ा लॉक करके चला गया। और वो जो कि इतनी देर से शौक में थी, फूट फूट कर रो दी। सुबह अपने पूरे जोरों शोर से निकल आई थी। सर, खैर है इतनी सुबह सुबह? एक लड़का वर्दी में आकर सुदेश के सामने कुर्सी खींच कर बैठा। यार, मसला हो गया है। सुदेश उसे शक्ल से ही परेशान लगा। यार, कुछ दिन पहले मेरे घर एक लड़की आई थी। सुदेश ने मुख्तसर सब बता दिया। सर सीरियसली, आप मुझे तो बताता है अगर वो कोई आम लड़की हुई और उसके घर वालों ने रिपोर्ट कर दी तो? वो भी अब हैरान था। सर, मैं पता लगाता हूँ लड़की का। फ़िलहाल वो सबूत के बगैर आप पर हाथ नहीं डालेंगे। सुदेश ने सर हिलाया। आज का दिन काफ़ी मसरूफ़ है। सर सीधी सा कहते उसने फ़ाइल खोली। सर, चाय नहीं देनी तो ऐसे ही कह दें। मायूसी से उसे देखते ज़मान उठ गया। ये शक्लें ना बनाया करो, पिलाता हूँ चाय। खुफकी से वो बोला तो ज़मान भी दांत निकालते वापस अपनी जगह पर बैठ गया। ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? सारा के फ़ोन ने उन सबको ही बेचैन कर दिया। बाबा, मैं पाकिस्तान की सीट करवा रहा हूँ। ज़रार ने फ़ोन निकालते सबको इतला दी। मैं कोशिश कर चुका हूँ, सीट नहीं मिल रही। शाहजेब की बात पर सभी खामोश हुए। तुम लोग अपनी अम्मी को मत बताना। इदरीस मोबाइल पर नंबर मिलाते बोले।
बाबा, हमें उसे ऐसे छोड़कर आना ही नहीं चाहिए था, शामिर खुफगी से कहते कमरे से निकल गया। फिक्र मत करें बाबा, मैं देखता हूँ। शाहजेब भी शामिर के पीछे ही निकला था। सुदेश रात को 12 बजे वापस आया। हाँ बोलो जमान। लाउंज के सोफे पर बैठे वो धीमी आवाज़ में बोला, सर लड़की आम है, नाम हरीम है, बाकी कल मिलकर करते हैं बात। अभी मैं थाने में हूँ। जमान अजलत में लग रहा था। ठीक है। सुदेश ने फ़ोन बंद किया तो एक गार्ड उसके सामने रुका। सर लड़की ने सुबह से कुछ नहीं खाया। उसकी बात पर सुदेश ने ताकरों से देखा। तो मैं क्या करूँ, मैं कोई बेबी सिस्टर नहीं हूँ, वो खुफकी से कहते ऊपर चला गया तो गार्ड बाहर आया। क्या हुआ रहमान, उसे बगौर देखते हुए बोला। सलीम, ये लड़की वाला क्या चक्कर है, वो राजदारी से पूछ रहा था। पता नहीं भाई, हम गरीबों को क्या मालूम, वो बेनियाजी से बोला। पता है साहब, उस दिन आधी रात को उसके कमरे में थे, उसने मायने खींची से सलीम को देखा। पागल हो तुम, वो बच्ची है और साहब हुकूमत के इतने बड़े अहते पर हैं। वो गुस्से से उसे देखता आगे बढ़ गया। सुबह हुई तो नौकरों की चहल पहल साथ ही शुरू हो गई। सुदेश ड्राइंग रूम में नाश्ते में मसरूफ़ था। सर वो लड़की जवाब नहीं दे रही, मैं कब से दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ। रहमान ने सुदेश को बताया तो उसने सर हिलाया। मैं देखता हूँ। और तुम अपनी बीवी को एक दिन के लिए बुला लो, बल्कि दिन को ड्राइवर को भेज कर बुलवा लो। वो उठ गया। जी सर। सुदेश ऑफिस जाने के लिए तैयार था। सफ़ेद बटनों वाली शर्ट पर हमेशा की तरह कोट और नीली जीन्स पहने वो देखने वाले को शहर में लेने का हुनर रखता था। सलीम, पहली सीढ़ी पर रुककर उसने आवाज़ दी तो एक गार्ड अंदर आया। बाहर के क्या हालात हैं, उसने पूछा। सर चारों तरफ गार्ड है, सेट है सब। सर को उस बात में हिलाते हुए तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ गया। दरवाजे को हल्का सा नॉक करते हुए अंदर आया तो सामने ही वो कंफर्टर में लिपटी सो रही थी। सुनो, उठो। उसने ज़रा आवाज़ से दरवाज़ा बंद किया और फिर कमरे की सारी लाइट्स बंद की और बेड के पास आया। उठो लड़की। नाइट लैम्प बंद करके उसने ज़रा झुककर आवाज़ दी, मगर वो हिली तक नहीं। सुदेश ने हाथ बढ़ाकर उसके मुँह से तकिया उठाया। हरमीन, तंग मत करो मुझे, वो सख्ती से बोला, मगर खुद को कंपोज करके उस सुदेश ने हाथ बढ़ाकर उसके बाल चेहरे से हटाए। तब एहसास हुआ कि बुखार में तप रही है। हरमीन, उसने उसकी कलाई थामी। चलो उठो, डॉक्टर के पास चलो। सुदेश का लहजा नरम पड़ गया। मुझे नहीं जाना, भीगी आवाज़ में बोलते उसने कुशन मुंह पर रख लिया। देखो बुखार तेज़ हो जाएगा। परेशानी से उसे देखते वो सर दाब बढ़ते कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वो आया तो हाथ में ट्रे थी। उसके पास ट्रे रखते वो भी बैठ गया। चलो उठो। मुझे फ़ोन दे दो प्लीज़, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। उसकी भीगी आवाज़ कांप रही थी। अच्छा दे देता हूँ, पहले उठो, बॉटल लहजे में बोला तो कुछ देर बाद कुशन को पीछे करते हुए बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बैठ गई। उसकी आंखें रात भर जागने से सुर्ख और रोने से सूजी हुई थी। छोटा सा नाक सुर्ख हो रहा था और बुखार की वजह से गाल भी सुर्ख अनार हो रहे थे। सुदेश ने नज़रें चुराईं। सॉरी, मैंने परसों काफ़ी गुस्सा किया था। सुदेश को उसे देखकर वाकई अफसोस हुआ। नाम कैसे पता है, उसने पूछा तो सुदेश मुस्कुराया। मेरे लिए मुश्किल नहीं है, चलो इसे ख़त्म करो फिर दवाई लो। सुदेश ने दूध का गिलास आगे किया जिसे उसने बगैर किसी जिद के पकड़ा। वो उठकर कमरे से गया तो हरमीन ने थोड़ा सा पीकर वापस रख दिया। वो आया तो उसके हाथ में फ़ोन था। दूध क्यों नहीं ख़त्म किया, उसने मुझसे गुस्से से पूछा। मुझे नहीं पीना, वो सीध छोकर बोली। ख़त्म करो अगर फ़ोन करना है तो। सुदेश ने उसका फ़ोन सामने किया तो वो चौंकी और फिर एक ही सांस में दूध का गिलास ख़त्म करते उसने गिलास ट्रे में रखा। ये लो। उसे फ़ोन पकड़ाते हुए सोफे पर बैठ गया। वो अब जल्दी जल्दी फ़ोन खोल रही थी। फ़ोन पर आई सारा की मिस कॉल और मैसेजेस को नज़रअंदाज करते उसने व्हाट्सएप खोलकर इदरीस का नंबर मिलाया। उसकी आंखों की चमक पर सुदेश ना चाहते हुए भी मुस्कुराया। बाबा कैसे हैं, वो मुस्कुराई। कहाँ थी तुम हरमीन, हम कितने परेशान हो गए थे, वो खुफगी से बोले। बाबा मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था बस। उसने ज़िंदगी में पहली बार इतनी बड़ी बात घर वालों से छुपाई थी। किसी दोस्त से लेकर कर देती, सारा कुछ परेशान थी। कुछ एहसास है तुम्हें। इदरीस का गुस्सा कम ही नहीं हो रहा था। सॉरी बाबा, उसके उदास लहजे ने उनका गुस्सा झाग की तरह बिठा दिया। अच्छा अब उदास ना हो, ये बताओ ठीक हो। जी बाबा। चले बाद में बात करूँगी और मामा को बता देना मैं सवात पहुँच गई हूँ और सारा खाला को भी कह देना। और सवालों से बचकर उसने फ़ौरन फ़ोन बंद किया। घर वाले कहाँ हैं, वो नरमी से बोला। अमेरिका गए हैं कज़न की शादी में। कितने बहन भाई हो और क्या नाम है आप बाबा का, वो मुस्कुराकर आहिस्ता आहिस्ता सब पूछ रहा था। 3 भाई हैं और बाबा का नाम इदरीस शम्स है। मुझे आपका घर पसंद आया था तो देखने आ गई, आखिर में वो मिल नहीं। अच्छा कल तक मैं वापस भिजवा दूंगा, तुम बिल्कुल महफूज हो। मैं यहाँ का डिप्टी कमिश्नर हूँ। सुदेश उठा।
आओ अब नीचे से चेक करवाएं। मुझे नहीं जाना, उसने कंफर्टर को अपने ऊपर लेते लापरवाही से कहा। जिद मत करो, उठो। सुदेश ने उसका बाजू पकड़ कर उठाया। हाथ मत लगाओ मुझे, वो गुस्से से बोली तो सुदेश ने फौरन बाजू छोड़ा, मगर अचानक से हरमीन को चक्कर आया तो वो सर पकड़ कर कराई। तुम ठीक हो? सुदेश ने फौरन दोनों कंधों से उसे थामा। कुछ साकित हुआ। हरीम के चेहरे पर उसकी आंखों की तपिश ने शहर बांध रखा था। शहर के अंदर साहिर हो तो फिर कौन से उसके जादू से बच सकता है? और जादू हो गया था हरीम के दिल पर। मुझे बाद में देख लेना, सरसरी से कहते हुए उसे बाजू से पकड़े बाहर लाया। अब कैसी तबीयत है? डॉक्टर ने मुस्कुरा कर पूछा। ठीक हूँ, वो भी मुस्कुराई। ये सर दवाइयाँ दें, ठीक हो जाएंगे और इंजेक्शन से बुखार भी उतर जाएगा। डॉक्टर ने दवाइयों की पर्ची सुदेश को दी तो उसने थाम ली। तुम जाओ कमरे में, दवाइयाँ भेज दूंगा। तो हरीम ने अस्पात में सर लाया और ऊपर आई। एडवेंचर तो अब होगा। शरारत से मुस्कुराते उसने अपने कमरे का रुख किया। सर कैसे हैं आप? जमान सुदेश के सामने कुर्सी के खींच कर बैठ गया। सुदेश ने सर उठाकर उसे देखा और मुस्कुराया। अल्लाह का शुक्र, तुम बताओ थाने वाले कैसे हैं? जमान ने शक्ल बनाई। सर फिलहाल तो खामोशी है, दुआ करें तूफान से पहले वाली खामोशी ना हो। जमान संजीदगी से बोला तो सुदेश ने भी सर हंस बात में हिलाया। आज बात की थी उसने, घर शुक्र है सब संभाल लिया, वरना तो मुझे एक नंबर की बेवकूफ़ लड़की लगी थी वो। तो दोनों हंस दिए। सर ये तफसील है। जमान ने फाइल उसकी तरफ की, जिसे उसने थाम कर साइड पर रखा और कुछ से टेक लगाई। मुझे पता चल चुका है सब। कहाँ से कमिश्नर साहब? जमान ने सवालिया आईब्रो उठाई। हरमीन से। सुदेश ने सच्चे से बताकर दोबारा फाइल खोली। कमिश्नर साहब ध्यान रखें। शरारत से मुस्कुराकर जमान ने फाइल्स पर हाथ रखा। सुधर जाओ जमान, अगर तो फैमिली फ्रेंड ना होता तो तुझे अपने हाथों से कत्ल कर देता। सुदेश ने खुफकी से कहा तो जमान महसूस होने वाले अंदाज में हंस दिया। सर शादी कर ले अब, वो मायने खेजी से बोला। दिमाग खोल कर सुन, वो बच्ची है और तुझे पता है कि मेरी उम्र 33 है। वो एक नासमझ बच्ची है, ऊपर से वो बिल्कुल ही बेवकूफ़ है। सुदेश मसनूई खुफकी से बोला तो जमान का एक ज़बरदस्त कहका गूंजा। खैर सर ये बताएं, अगर मुराद ने फ़ौरन छापा मारा तो कुछ नहीं, वो वैसे भी कल भेज रहा हूँ मैं उसे घर। वो फाइल को एक नज़र देखते सरसरी सा बोला। सर समी आया हुआ है इंग्लैंड से। सुदेश ने हैरत से उसे देखा। अरे वाह, तो दिन का खाना मेरे घर डन करो। जमान ने ज़ोर शोर से हाँ में सर हिलाया। हाँ तो क्या नाम है तुम्हारा? हमीन अभी सोकर उठी थी और वो भी बिस्तर पर ही थी कि एक उसी की उम्र की लड़की उसके सामने मौजूद थी। बाजी मेरा नाम असमत है। आना तो माँ ने था, मगर अब्बा ने कहा बाजी मेरी उम्र की है तो मैं ही चली जाऊँ। वह हाथ हिला कर बात कर रही थी। अच्छा असमत, मेरा नाश्ता तैयार करो, मैं चेंज। हरमीन रुकी। वो तो कपड़े ही नहीं लाई थी। दूसरे ही लम्हे उसकी आंखें चमकी। सुनो असमत, मुझे अपना सर का कमरा बताओ। वो बिस्तर से उठते बोली। जी आएँ बाजी। असमत आगे बढ़ी तो हरमीन उसके पीछे कमरे से निकली। वो सामने है। असमत ने उसके सामने वाले कमरे की तरफ इशारा किया। तुम जाओ नाश्ते का इंतज़ाम करो। असमत सर हिलाकर नीचे गई तो हरमीन सुदेश के कमरे के बाहर रुकी। मुस्कुराकर उसने कमरे का दरवाज़ा खोला। कमरा धूप से रोशन था। बेड बिल्कुल सामने था। वो अंदर आई। पूरे कमरे में ग्रे वॉलपेपर थे और एक दीवार पूरी शीशे की थी, जिसके आगे एक सोफ़ा था। बेड के सामने एलसीडी थी, जबकि एक तरफ राइटिंग टेबल। वाह, कमिश्नर साहब का कमरा तो बहुत खूबसूरत है। शरारत से कहते हुए ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खोलकर वार्डरोब की तरफ आई। एक अलमारी का दरवाज़ा खोला तो अंदर शलवार कमीज लटके हुए थे। दूसरा खोला तो अंदर से एक शर्ट निकाल कर वो कमरे से बाहर आई। अपने कमरे में उसे रखता उसका अगला स्टॉप ड्राइंग रूम था। आखिरकार आज मेहंदी है और सारा आ ही गई। सिंबल शिकवा किए बगैर न रह सकी। बाजी असल में जमाल की वजह से लेट हो गई थी। वो हंसती। सुबहान और हरीम भी आ जाती तो अच्छा होता। असल में आप ही उसकी तो छुट्टी ही नहीं मिली थी और हरमीन तो गुम ही हो गई है। सारा आखिर में उदासी से बोली। सारा उसे इद्रीस और उनके भाइयों के लाड प्यार ने बहुत बिगाड़ दिया है। मैं सोच रही हूँ अगले घर वो क्या करेगी, किसी की नहीं सुनती। जोया की बात पर सारा और सुंबल दोनों ही मुस्कुराईं। आप ही वो मेरी बेटी है, मेरे ही घर आएगी। सुबहान आए तो मैं उसे ले आऊँगी दुल्हन बनाकर। सारा ने जैसे बात ही ख़त्म की। अभी तो मेरी बेटी छोटी है सारा, यूनिवर्सिटी भी शुरू नहीं हुई उसकी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं डाल सकती मैं। जोया बेटल लहजे में बोली।
भाई मुझे नहीं पता, मेरे बेटे से सब्र नहीं होता। सोच लो एक शहज़ादा खुद होगी ज़ोया बेगम, सारा फ़ख्री अंदाज में बोली। तो कुछ देर बाद उन तीनों की हंसी कमरे में गूंजी। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लग चुका था और फ़ोन इस्तेमाल करते को खाने में मसरूफ़ हो गई थी। असमत, असमत, वो टेबल से उठ गई। जी बाजी जी, वो सांस बहाल करते बोली। दोपहर का खाना मैं नहीं खाऊंगी और किसी से पूछो जब मैं आई थी मेरा एक बैग था वो मुझे मेरे कमरे में दे दो। वो संजीदगी से कहते कमरे में आ गई। 10 मिनट बाद ही असमत बैग लेकर आई। अब तुम जाओ। उसके जाते ही हरमीन बैग से काले रंग का ट्राउज़र निकाल कर ड्रेसिंग रूम में चली गई। वो नहाकर निकली तो खुद को आईने में देखा। सुदेश की शर्ट उसके घुटनों तक आ रही थी, जिसके बाजू कोहनी तक उसने मोड़ा हुआ था। शर्ट के सामने के 2 बटन खुले थे, वो शर्ट में झूल रही थी। बाल खुले थे जो घुटनों से नीचे तक थे। वो उतर के नीचे अपने कपड़े लेकर कमरे से निकली तो लॉन्च में ही उसे असमत नजर आई। वो नंगे पाँव सीढ़ियों पे आई। ये लो, इसे धोने के लिए भेज दो। असमत उसे देखकर मुस्कुराई। आप बहुत प्यारी हैं बाजी। हरमीन भी जवाबन मुस्कुराई। असमत कपड़े लेकर गई, तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो पलटी तो सुदेश अपने ही ध्यान में अपने दोस्तों के साथ अंदर आ रहा था। हरमीन को देखते ही कदम उसके जंजीर हुए। पीछे मौजूद लोग बौखला ही गए थे कि अंदर आए या बाहर जाए। सॉरी, वो घबराकर सीढ़ियों से एक तरफ हो गई। आए, गुस्से को दबाते वो उन्हें ड्राइंग रूम में ले आए, जिसके ब्लाइंड्स पहले ही खोल दिए गए थे। वो कमरे में आई तो दिल बुरी तरह धड़क रहा था। हद है हरमीन, क्या ज़रूरत थी सालिद में नीचे जाने की। खुद को कोसती हुई यहाँ से वहाँ चक्कर काट रही थी। खैर, मैं क्यों डर रही हूँ। खुद को बहादुर बनाते हुए बेड पर बैठी। 10 मिनट बाद वो गुस्से से अंदर आया। ये क्या हालत बनाई हुई है, वो दबी दबी आवाज़ में चिल्लाया। हरमीन उठकर उसके मुकाबले रुकी। क्यों, क्या हुआ। सुदेश को चिढ़ाने के लिए वो मासूमियत से आंखें चपका कर बोली। क्या किया है मेरी शर्ट पहनकर। आप मेरे घर में दंदनाती फिर रही हैं, ऊपर से मेरे दोस्तों के सामने आ गई। वो चबा चबा कर बोला। हाँ तो रहने नहीं आई थी यहाँ जो कपड़े लाती। नाक से मक्खी उड़ाते हुए बेड पर मज़े से आलती पालती मार कर बैठ गई। तुम क्या चीज़ हो यार, तुम्हें ज़रा डर नहीं। सुदेश बेबसी से चिल्ला ही उठा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। फ़िलहाल तुम मुझसे डरो क्योंकि मैं पुलिस को बता सकती हूँ और केक मंगवा कर दो मुझे। हुक्म देकर उसने मोबाइल की तलाश में नज़रें दौड़ाई। बिल्कुल, जहर ना दे दूँ तुम्हें। गुस्से और बरहमी से उसे देखते वो दरवाज़ा मारकर चला गया तो हरमीन कहकर लगा कर हंसती। अभी तो सारे हिसाब करने हैं सुदेश शाह। वो मुस्कुराई। शाम को वो सबसे फारिग हुआ तो कमरे का रुख किया। अंदर आते ही उसके चौथा तबक रोशन हुए। वो केक की प्लेट उठाए उसके बेड पर बैठी टीवी पर कार्टून देख रही थी। ये क्या हरकत है। अंदर आते वो चिल्लाया। सिर्फ कार्टून ही तो देख रही हूँ और ये केक गार्ड से मंगाया है। उसने कमाल बेनियाजी का मुजाहिरा किया। देखो लड़की, अपने कमरे तक महदूद रहो। सुदेश ने उंगली उठाकर उसे तनबीह की। क्यों रहो, तुम्हारी वजह से मैं अपने घर वालों को धोखा दे रही हूँ। तुम इतना तो बर्दाश्त करो। और वैसे भी मुझे अपने कमरे में डर लगता है। केक की प्लेट को साइड पर टेबल पर रखते जताने वाले अंदाज में उसका गुस्से से सुर्ख होता चेहरा देखते उसने टीवी की आवाज़ ऊंची की। और ये सब सुदेश के बर्दाश्त से ऊपर था। वो तेज़ी से बेड के पास आया और उसे बाजू से पकड़ कर उठाया। क्यों मेरे सब्र का इम्तहान ले रही हो। हरमीन का सांस तक रुक गया था। सुदेश की गर्म सांसें उसे अपने अंदर उतरती महसूस हो रही थी। तुम जानती नहीं हो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। सुदेश क्या कहना चाहता था वो इतनी भी बची ना थी जो वो समझ ना सकती हो। उसकी पेशानी पर आए पसीने के कतरों को देखते सुदेश ने हंसी दबाई। तुम्हें डर लग रहा है मुझसे। सुदेश ने मसनूई हैरत से पूछा। नहीं। वो कांपती आवाज़ को नॉर्मल बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। अब आओगी मेरे कमरे में। हरमीन ने ज़ोर शोर से नफ़ी में सर हिलाया। सर, वो अचानक अंदर आते ज़मान की ज़ुबान और कदमों को दोनों को ब्रेक लगी। सुदेश और हरमीन बुखलाकर एक दूसरे से अलग हुए। हरमीन बाहर भागी तो ज़मान ने मैंने हंसी से सुदेश को देखा। सर, ये आप रोमांटिक हो रहे थे। ज़मान मुस्कुराहट दबाकर संजीदगी से बोला। फजूल ना बोल। उसे डरा रहा था कि कोई तरीका है आकर मेरे कमरे में बैठ गई। सुदेश झुंझलाकर ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा। और हाँ, बाहर जाते वक्त असमत को कह देना कि मैडम से कहें तशरीफ़ ले आए नीचे, ताकि उसे कल घर जाने से पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। तंज़ील लहजे में कहते वो अंदर चला गया, जबकि ज़मान मुस्कुराते हुए बाहर। बदतमीज़ इंसान, ये क्या तरीका है। वो पिछले 20 मिनट से ऐसे ही दाएं से बाएं चक्कर काट रही थी। क्या ज़रूरत थी हरमीन उससे डरने की, मगर मैं क्या करूँ, उससे डर लगता है मुझे। वो मुँह में बुड़ पड़ाई। समझता है क्या है खुद को, नौकरानी नहीं हूँ मैं उसकी। गुस्से से उसका बस नहीं चल रहा था कि कुछ कर बैठे।
दरवाज़ा बजा तो उसने मुड़कर दरवाजे को देखा। बाजी, सर बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि हालत दुरुस्त करके आना। सुदेश का पैगाम उसका दिमाग ही घुमा गया। असमत को साइड पर करते हुए तेज़ी से बाहर आई। लाउंज में ही उसे वो नज़र आ गया था। गुस्से से भरी हरमीन उसके सर पर पहुंची। मिस्टर, आज बता ही दो कि समझा क्या हुआ है मुझे। वो चबा चबा कर बोली। बाहर से अंदर आते ज़मान ने हैरत से मंजर को देखा था। ये क्या हालत बनाई हुई है? सुदेश बरहम हुआ। ना मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ और ना ही बीवी। सुदेश चूँकि ज़मान को अचानक सुदेश चौंका। ज़मान को अचानक उमड़ डालने वाली हंसी को रोकने के लिए मुंह मोड़ना पड़ा। इसलिए अपने हुक्म को अपनी बीवी तक ही बचा कर रखो, तलखी से कहते हुए मुड़ी। जब सुदेश ने बगैर किसी का लिहाज किया उसकी कलाई पकड़कर मोड़ा। ये क्या बदतमीजी है? वो चिल्लाया। ज़मान ने हैरत से बारी बारी दोनों को देखा। मुझे हाथ मत लगाएं, वो भी चिल्लाई। मेरी बात सुनी नहीं? बीवी नहीं हूँ मैं तुम्हारी। आज तक किसी ने मुझे नहीं डांटा और तुम? आंसू भरी आंखों को साफ करते हुए मुसीबत से बोली। कुछ देर दोनों के दरमियान मौत सी खामोशी छाई रही और इस खामोशी को बादल की एक गरज ने तोड़ा जब हरमीन की एक चीख बुलंद हुई और वो सुदेश के सीने से लगी। ये बादल कब आया? वो कांप रही थी और सुदेश ने शर्मिंदगी और गुस्से से उसे देखा। पागल हो लड़की, पीछे हो, वो गुस्से से बोला। तो ज़मान का हंसी दबाने से चेहरा सुर्ख पड़ चुका था। कुछ देर बाद लाउंज का मंजर अब कुछ यूँ था कि बड़े सोफे पर हरमीन असमत के साथ चिमट कर एक कोने में खुशी हुई थी। सामने सिंगल सोफे पर ज़मान बैठा मुस्कुरा रहा था और एक तरफ सुदेश बैठा खौफ से उसके ड्रामे देख रहा था। मैडम, कब तक चलेगा ये ड्रामा? उसकी बात बीच में ही रह गई थी जब हरमीन बादल गरजने से असमत की ओर करीब हुई। बेचारी तो बौखला ही गई थी। सुनो लड़की, कल तुम जा रही हो घर, क्योंकि अब सब सेट है और कल के बाद तुम ये कहोगी कि तुम कभी यहाँ आई ही नहीं। सुदेश ने रुक कर उसे देखा जो उसकी तरफ मुतवज्जा ही ना थी। कल किसने देखी है? हरमीन रूहान सी शक्ल बनाकर देखी तो सुदेश ने सब्र के घूंट भरा। उठो ज़मान, खाना खाएं वरना ये दिमाग खा जाएगी। सुदेश ये कहते वहाँ से उठ गया। कमिश्नर, आज रात तुम मेरे कमरे में सोओगे, मैं बता रही हूँ। सुदेश और ज़मान दोनों को हरमीन की बात पर ब्रेक लगा था। ज़मान ने शरारत से हंसकर उसे देखा। अस्तगफार, वो मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ाते आगे चला गया। आए आए मुराद साहब, कैसे आना हुआ? शानदार ड्राइंग रूम में एक नौजवान लड़का आया। मुराद ने उठकर उससे मुसाफा किया, फिर वो आमने सामने बैठ गए। ज़हूर साहब, एक ऐसी खबर लाया हूँ कि आप खुश हो जाएंगे। वो मायने खींची से बोला तो ज़हूर सीधा हुआ। क्या? ज़हूर ने नासमझी से देखा। ऐसी खबर जिसे आप डिप्टी कमिश्नर और मेरी तरक्की डन कर देंगे। वो मुस्कुराया। बोलो भी मुराद। सुदेश शाह एक बच्ची से हार गए। एक बच्ची रखी हुई है उसने अपने घर ज़बरदस्ती, और एक रात भी। मायने खींची से ज़हूर को देखते वो रुक गया। मैं नहीं मानता। सुदेश शाह और कोई लड़की? नामुमकिन। और वो भी बच्ची? नामुमकिन। ज़हूर नफ़ी में सर हिलाते पीछे होकर बैठ गया। मुझे पता था सर, मैं सबूत भी लाया हूँ। मुस्कुराकर कहते उसने इशारा किया। एक उधेड़ उम्र का शख्स अंदर आया। सर, ये रहमान है, सुदेश का गार्ड। ज़हूर ने हैरत से दोनों को देखा। सुदेश शाह और लड़की? ज़हूर अब भी बेयकीन था। जी सर, वो लड़की सुदेश सर से कोई 14-15 साल छोटी होगी। रहमान ने सर झुकाए कहा। सही कहते हैं, औरत तो बड़े से बड़े बंदरे को भी पिघला देती है। तो इस बार भी एक मर्द की बर्बादी औरत से ही होगी। तो फिर मुराद, तैयारी करो, सुदेश शाह का जवाल आ चुका है। उसके चेहरे पर सख्ती थी और आंखों में तलखी। अपने कपड़े पहने वो घर जाने के लिए तैयार थी। अभी दोपहर के 2 बज रहे थे और सुदेश के मुताबिक उसे ने शाम में घर जाना था। अभी वो सुदेश के कमरे में बैठी इंग्लिश मूवी देख रही थी। बैकग्राउंड से टेक लगाए वो नीमदराज मूवी में मगन थी जब दरवाज़ा खुला और सुदेश अपने ध्यान में अंदर आया, मगर हरमीन पर नज़र पड़ते हुए दरवाजे में रुक गया। हरमीन फ़ौरन सीधी हुई। बैठी रहो, हाथ से इशारा करते हुए साइड टेबल के पास आया। तैयार है ना? शाम को ड्राइवर छोड़ आएगा जहाँ जाना हो। धीमे अंदाज में कहते उसने पिस्टल निकाली। मैं लेट आऊँगा, खुद ही शाम को चली जाना। पिस्टल को पेन के पीछे रखते उसे नज़रअंदाज करते बोले ही जा रहा था। आप नाराज़ हैं मुझसे? वह मुसीबत से बोली तो सुदेश ने पलट कर उसे देखा। ना मैं तुम्हारा शोहर हूँ और ना तुम्हारा नौकर जो नाराज़ होऊंगा। तलखी से कहते उसने उसके अल्फाज ही से वापस लौटाए। वो जाने लगा। जब फ़ोन बजा उसने रुककर जेब से फ़ोन निकालते स्क्रीन देखी तो ज़मान कॉलिंग के अल्फाज जगमगा रहे थे। उसने इस करके कान से लगाया। सर, बहुत बुरी खबर है, ज़मान ने एक सांस में कहा।
क्या हुआ? सुदेश तशवीश से बोला। सर, आपके घर से कोई गार्ड बिक गया है। सर, मुराद के पास इसकी गवाही है कि आपने एक लड़की को बगैर किसी रिश्ते के ज़बरदस्ती घर में रखा हुआ है। सर, आपके खिलाफ एक्शन लेने का कहा जा रहा है। जमान खुली सांस के साथ बोल रहा था और सुदेश साकित था। शिट, वो बेबसी से बोला। सर, अब एक ही तरीका है। जमान में मनाया। हरमीन ने तो सहम कर टीवी बंद कर दिया था। बोलो। सर, अमजद से कहकर मैं 12 दिन के पहले के पेपर्स भिजवाता हूँ जिस दिन हरीम यहाँ आई थी। उससे एक दिन पहले आप लोग कोर्ट मैरिज कर लें। जमान के इतने आराम से कहने पर वो शौक में चला गया। दिमाग दुरुस्त करो जमान, गुस्से से कहते सुदेश ने फ़ोन बंद किया। क्या हुआ? हरमीन ने डरते हुए पूछा। बहुत गलत हो गया। हमारे घर से कोई बिक गया है। अगर छापे में तुम मिल गए तो शाम तक मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। वो परेशानी से यहाँ वहाँ चक्कर काट रहा था। कोई तरीका तो होगा। वो खुद भी अब परेशान हो गई थी। मुझे तुम्हें अपना रिश्तेदार शो करना है, जो कि मुमकिन नहीं। सुदेश बेबसी से बोला। आप मुझसे निकाह कर लें। हरमीन शरारत से बोली तो सुदेश के कदम रुके। अपना शैतानी दिमाग बंद रखो, अच्छा? वो गुस्से से बोला और फिर फ़ोन निकाला। क्यों? इतनी प्यारी तो हूँ मैं। हरमीन हंसी दबाकर संजीदगी से बोली। सुदेश को तंग करने का उसे वैसे ही इतना मज़ा आता था, अब तो वैसे भी वो गुस्से में था। हाँ जमान, उसे नज़रअंदाज करते हुए फ़ोन की तरफ मतवजा हुआ। सर, 2 घंटे तक छापा मारेंगे। मैं अमजद के साथ आपके घर पहुँच रहा हूँ। सुदेश का जवाब सुने बगैर उसने फ़ोन बंद किया। क्या हुआ? प्यारी नहीं हूँ मैं? हरमीन मुस्कुरा कर बोली। लड़की तो मुझसे 15 साल छोटी हो। वो अपने अल्फाज पे जोर देकर बोला। उम्र से क्या होता है, दिल जवान होना चाहिए। हरमीन मुस्कुरा कर बोली तो सुदेश ने जलकर उसे देखा। घर वालों को जवाब देना है, लड़की तुमने, वो उकता कर बोला। खैर है, दोबारा निकाह कर लेंगे घर वालों की मर्ज़ी से। उसके बेपर्दा जवाबों ने उसे झुंझला दिया था। उफ़! ज़िद होकर वो कमरे से निकल गया जबकि पीछे हरमीन का कहकर कमरे में गूंजा था। लाउंज में अमजद और सुदेश एक सोफे पर बैठे थे। सामने एक सोफे पर जमान बैठा था जबकि दूसरे सोफे पर हरमीन पाँव ऊपर किए गोद में कुशन रखे मज़े से बैठी थी। तुम्हारी ज़मानत कबल इस वक्त गिरफ्तारी के पेपर्स तैयार हो जाएंगे। अब आओ दूसरे मसले पर, जो है निकाह। अमजद ने पहले सुदेश और फिर उस छोटी सी मुस्कुराती लड़की को देखा। सुदेश, एक तरफ तुम्हारी इज्जत है और दूसरी तरफ निकाह। अगर निकाह नहीं करोगे तो उस लड़की की इज्जत भी ख़राब होगी और तुम्हारी भी। अमजद ने धीमे लहजे में उसे समझाया। सर, बेशक कुछ दिन बाद आप लोग अलग हो जाएं या फिर फैमिली की मर्ज़ी से एक हो जाएं। तो मैं शुरू करूं? अमजद ने सवालिया नज़रों से जमान को देखा। जी बिल्कुल, मुझे तो कबूल है। उसकी मुसलसल चलती ज़ुबान को सुदेश ने सख्त नज़रों से रोका। ये यहाँ साइन कर दो। जमान ने हरमीन को पेन पकड़ाकर जगह बताई। फिज़ा साकित हुई थी और वैसे ही हरमीन के गिर्द सब साकित हुआ था। पेपर साइन करते उसके हाथ काँपे थे। ये लें सर। जमान ने सुदेश की तरफ वो पेपर बढ़ाए जिस पर उसने पकड़कर साइन कर दिए। कानूनी तौर पर अब तुम दोनों मियाँ बीवी हो। अमजद के ऐलान पर सुदेश ने जब से आंखें मीच ली और हरमीन वहाँ से उठकर ऊपर भाग गई। सर, हम चलते हैं, सब सेट है। सुदेश ने खामोशी से सर हिलाया। हरमीन कमरे में आई तो आंसू उसके गाल पर एक के बाद एक फिसलने लगी। ये क्या किया हरमीन तुमने? बाप भाई सबको धोखा दे दिया। वो ज़मीर की अदालत में पेश हो चुकी थी। आओ ज़हूर। सुदेश ड्राइंग रूम में आया तो मुराद और ज़हूर वहाँ मौजूद थे। सुदेश शाह, तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, इसीलिए ये अरेस्ट वारंट लाया हूँ। तल्खी से कहते ज़हूर ने टेबल पर उसका अरेस्ट वारंट रखवाया। ये लो ज़हूर, मेरा ज़मानत कबल इस वक्त गिरफ्तारी। और तुम ये भूल जाओ कि तुम कभी सुदेश शाह पर हाथ डाल सकोगे। सुदेश उसकी आंखों में देखते हुए चबा चबा कर बोला। वैसे शर्म नहीं आती एक लड़की को ज़बरदस्ती घर रखते हुए? ज़हूर तल्खी से बोला तो सुदेश ने गुस्से से मुठियाँ भींच ली। वैसे सुना है रातें भी। बकवास बंद करो अपनी। वो गुस्से से चिल्ला उठा। इससे पहले कि वो कुछ कहता किसी तीसरे की आवाज़ में दोनों के मतवजा किया। आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा रिश्ता नहीं इनके साथ? हरमीन अंदर आई। पेंट शर्ट के ऊपर मैरून रंग की चादर खुद पर लिपेटे वो घुटनों तक कवर थी। बाल पौनी में कैद थे। अब एहसास हुआ है कमिश्नर साहब कि आपका दिल इतने दिनों से भरा क्यों नहीं? हरमीन को नज़रों के हिसार में रखते हुए शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला। क्या बकवास है ये? सुदेश ने उसका गिरबान पकड़ा और चिल्लाया। क्यों तकलीफ़ हो रही है? क्या लगती है तेरी? टाइम पास है। इसके बाद पर सुदेश ने ज़हूर के मुंह पर एक मुक्का मारा। मुराद फ़ौरन अपनी जगह से उठा। सुदेश छोड़े। हरमीन ने आगे बढ़कर सुदेश को बाजू से पकड़ा।
अंदर जाओ हरमीन, सुदेश कर रहा है, मगर वो डरी नहीं बल्कि बहुत मुश्किल से उसे पीछे किया और उसके बिल्कुल सामने लगी। आप लोग जाएंगे या मैं शोर में जाऊँ? हरमीन सख्त लहजे में बोली। अरे बेबी डॉल, शोर में जाकर क्या करोगी? सब मेरे ही बंदे हैं, वो तासुब से उसे देखते हुए बोला। और तभी बहुत से सादा कपड़ों में मलबूस बंदे अंदर आए और सुदेश का घेराव किया। अरे सुदेश शाह, तुम्हें क्या लगा मैं लाऊंगा पुलिस? और बस तुम मुझे जानते नहीं हो, ये सब मेरे बंदे हैं, और जहाँ तक तुम्हारे गार्ड की बात है तो वो सारे बेचारे बेहोश पड़े हैं। वो सुदेश की खूंखार आंखों में देखते अचानक उसने मुस्कुराकर हरीम को देखा। तुम डिप्टी कमिश्नर पर हाथ डाल रहे हो ज़हूर। तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। बंदों की गिरफ्त से खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते सुदेश चिल्लाया। और शायद तुम भूल गए हो मैं कमिश्नर का बेटा हूँ। ज़हूर एक कदम आगे आया। हरमीन बौखलाकर एक कदम पीछे हुई। हरमीन को हाथ मत लगाना ज़हूर, उसका कोई कसूर नहीं सब में। सुदेश की मिन्नत को नज़रअंदाज करते हुए हरमीन के करीब हुआ। कितना प्यारा नाम है तुम्हारा। उसकी कलाई थामे ज़हूर बोला। मुराद तो बस बुत बने सब देख रहा था। छोड़ो मुझे, हरमीन भीगी आवाज़ में इल्तिजा कर रही थी। ज़हूर इसे हाथ मत लगाओ, सुदेश गुस्से से चिल्लाया। ठीक है यार, वो बेचारा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, ले जाओ इसे। ज़हूर ने हरमीन को खुद के करीब किया। छोड़े मुझे, वो रो दी। बीवी है ये मेरी। उसकी बात पर ज़हूर ने मसनूई हैरत से उसे देखा। वाह, गर्लफ्रेंड को अच्छा प्रोटेक्ट किया है। लो मैं भी कह देता हूँ कि बीवी है ये मेरी, बस। बेजारी से कहते उसने हाथ हिलाया तो उसके बंदे सुदेश को अपने साथ ले गए। मुराद भी सर को खम देकर बाहर निकल गया तो ज़हूर ने एक झटके से उसे छोड़ा। कब से रखा हुआ है उसने तुम्हें अपने पास? ज़हूर ने फ़ौरन मोबाइल पर साउंड रिकॉर्डर लगाया। मैं बीवी हूँ इनकी, वो भीगी आवाज़ में कहती पीछे हुई। झूठ मत बोलो, वो धाड़ा। उसकी तरफ आया। हरमीन सहम कर पीछे हुई। उसकी टांगें सोफे से टकराई तो वो सोफे पर गिर पड़ी। ज़हूर उस पर झुका। सच बताओ कसम से। तुम पर कोई हर्फ नहीं आने दूंगा। उसके हरमीन उसके सीने पर हाथ रखे उसे पीछे करने की कोशिश करने लगी। वैसे तुम खूबसूरत तो बहुत हो, वो दिल फरेबी से बोला और उसके और करीब हुआ। सर आप ठीक हैं? जमान सबसे पहले अंदर आया था। अरेस्ट देम, पीछे से किसी ने कहा जो जमान के साथ ही आया था। हरमीन को देखो, उसने सर थामा। सुदेश के सर से खून की धार चेहरे पर बह रही थी। कहाँ है भाभी? उसने ड्राइंग रूम की तरफ इशारा किया। ज़हूर के साथ? जमान ने बेयकीनी से उसे देखा और फिर लंबे लंबे डग भरता वहाँ आया। ठक ठक, जमान ने दरवाज़ा खटखटाया। एक दो, उसने इतना ही गिना था जब ज़हूर उड़ी हुई रंगत के साथ बाहर आया। ज़हूर, यू आर अंडर अरेस्ट। सिराज ने बंदों को इशारा किया। जमान अंदर आया तो हरमीन सोफे पर पाँव पड़ के उसके अब बाजू लिपेटे सिसक रही थी। जमान को तो समझ नहीं आया वो क्या करे, मगर अगले ही लम्हे सुदेश अंदर आया और वो फिक्रमंदी से उसके साथ बैठा। हरमीन तुम ठीक हो? उसने नरमी से उसकी जख्मी गलाई अपने हाथ में ली। हरमीन ने सुर्ख आंखों से सुदेश को देखा। हरमीन तुम ठीक हो? वो हर बुरे ख्याल की नफ़ी कर रहा था। हरमीन कुछ कहे बगैर उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। जमान सर झुकाए बाहर चला गया। हरमीन मैं कुछ पूछ रहा हूँ। लेकिन वो बगैर कुछ बोले रोई ही जा रही थी। सुदेश ने बगैर मजीद सवाल किए उसे रोने दिया। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। जमान कुछ देर बाद दरवाज़ा नौकर के अंदर आया। हरमीन संभल चुकी थी सो वो सुदेश से फासले पर हुई। सर सब CCTV कैमरे बंद थे, मगर खुफिया कैमरे जो लगे थे वो चल रहे थे। सर सब ठीक है, सिर्फ डराया है, वो हरमीन को देखते बोला। और इतनी देर का चलता सांस सुदेश का बहाल हुआ। सर 2 मिनट। जमान उसने इशारा करके बाहर चला गया। हरमीन मेरी बात सुनो। उसके दोनों हाथों को अपनी गिरफ्त में लेते उसने नरमी से पकड़ा। वो तब भी हल्की हल्की लरस रही थी। मैं काम से जा रहा हूँ, पुलिस घर पे है, फिक्र नहीं करना। उसकी बात पर हरमीन ने झटके से सर उठाया और दूसरे लम्हे दोबारा उसके सीने से लग गई। प्लीज़ सुदेश मत जाए, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़। वो मिन्नत पर उतर आई। कोई फिक्र की बात नहीं है, उसे पीछे करते वोट गया। सुदेश, वो उम्मीद से बोली, लेकिन वो नज़रअंदाज करते वहाँ से चला गया। पीछे वो फिर से रो दी। क्या वो आसिद इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? एक खातून मेकअप और काम वाले कपड़ों में तैयार अंदर कमरे में आई। आओ समरा बेगम, तुम भी सुनो अपने बेटे की हरकतें। वो तल्खी से बोले। क्या हुआ है? ज़हूर कहाँ है? वो परेशानी से बोली। जेल में है। डिप्टी कमिश्नर के घर घुसकर न सिर्फ उसे मारा बल्कि उसकी बीवी को ही डराया और साथ साथ उसके तमाम गार्ड को बेहोश करके अपने बंदे लेकर उसके घर में घुस गया। मैं अब उसे बिल्कुल नहीं बचाऊंगा। अगर मेरा नाम ना होता तो FIR कर चुकी होती। वो गुस्से से कहते कमरे से निकल गए। हाय मेरा बच्चा। समरा बेगम दिल थामे बेड पर बैठ गई।
वो घर आए तो रात के 2 बज रहे थे। कमरे में आते कदमों को बेड पर लेटे वजूद ने जंजीर किया। गहरा सांस लेकर बगैर कुछ बोले साइड टेबल तक आया। घड़ी उतार कर उसने मुड़कर दूसरी तरफ सोई हुई हरमीन को देखा, फिर सर झटक कर ड्रेसिंग रूम में चला गया। चेंज करके वो बाहर आया तो हीटर का बटन चलाकर वो नाइट लैम्प बंद करते हरमीन की साइड टेबल तक आया और तब उसकी नज़र हरमीन की ज़ख्मी कलाई पर पड़ी, जो ज़हूर से हाथ छुड़ाने पर हुई थी। कुछ सोचकर सुदेश साइड टेबल के दराज से बॉक्स निकालकर उसके साथ बैठा। नरमी से उसकी कलाई थामी उसने जायज़ा लिया और फिर दवाई निकालकर उसकी कलाई पर लगाई कि वह एक झटके से उठी और अपनी कलाई छुड़ाई। मैं हूँ, मसरूफ़ अंदाज में कहते हुए दोबारा उसकी कलाई थाम चुका था। आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? दवाई लगाते सुदेश ने सरसरी सा बोला। मुझे दूसरे कमरे में डर लगता है और ये वैसे भी मेरे शौहर का कमरा है। हरमीन नींद में ही बोले जा रही थी मगर फ़ौरन ज़ुबान को दांतों तले दबाया। उसकी बात पर सुदेश के हाथ थमे थे। रहने दे, मैं खुद लगा लेती हूँ। उसने सर झुकाकर कलाई खींची मगर सुदेश की गिरफ्त सख्त हुई। शौहर के कमरे में बैठी हो और उसी से दवाई लगवा रही हो, इसलिए मैं लगा देता हूँ। बेतासुर लहजे में कहते हुए दवाई लगाने लगा तो हरमीन भी खामोश हुई। दवाई लगाकर उसने आराम से उसके हाथ पर पट्टी की। अब सो जाओ, बॉक्स को टेबल पर रखते हुए उठ गया। वो दूसरी तरफ आया तो हरमीन कुछ गैर आरामदा होकर थोड़ी दूर हुई। सुदेश ने खामोशी से अपना तकिया उठाया और उसे लाकर सोफे पर रखा। अपने कमरे में महदूद रहो, सख्ती से उसे बावर कराते हुए लेट गया। हरमीन ने गुस्से से उसे देखा। मेरे शौहर का कमरा है, मैं क्यों जाऊँ? खुफकी से कहते उसने कंफर्टर सर तक ओढ़ दिया और सुदेश ने खुफकी से उसे देखा था। सुबह की किरणों ने कमरे में रोशनी करने की हर मुमकिन कोशिश की थी मगर ब्लाइंड्स की वजह से कमरा अब भी अंधेरे में डूबा था। वो ड्रेसिंग रूम से बाहर आई तो नज़र सुदेश पर पड़ी, जो आंखों पर बाजू रखे अभी तक सो रहा था। सुबह हरमीन ने उसे नमाज़ पढ़ते देखा था, शायद वो फिर से सो गया था। उसने कल वाले कपड़ों के ऊपर सुदेश की शर्ट पहनी हुई थी जिसके बटन खुले हुए थे और बाजू कोहनियों तक मुड़े हुए थे। वो ब्लाइंड्स तक आई और उसका बटन दबाकर उसे बंद किया और फिर बेड की तरफ आ गई। जानती थी वो रोशनी की वजह से खुद ही उठ जाएगा। वो बिस्तर सेट करने लगी। सुदेश ने आंखों से बाजू उठाया, मुंह पर पड़ती रोशनी से झुंझलाकर वो उठ गया। चंद सेकंड सर झुकाए रखने के बाद उसने सर उठाया तो आंखें पूरी खुल गई। तुमने मेरी शर्ट क्यों पहनी है? वो बरहमी से बोला तो हरमीन गहरा सांस लेकर पलटी। वालेकुम सलाम। असल में सुदेश, आपके घर में सब लड़के काम करते हैं तो मुझे अपनी नाइट शर्ट पहनते अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने आपकी शर्ट पहन ली, ऊपर पहन ली। हीटर ना होता तो मैं जैकेट पहन लेती। तो वो के बरक्स वो बिल्कुल आराम से बोली थी। ऐसा करें, आप मेरी सारी शर्ट अपने समेत अपने रूम में शिफ्ट कर लें। तल्खी से कहते हुए ड्रेसिंग रूम में चला गया। क्या हो गया है जो मैंने इनकी इस्तेमाल कर ली? कौन सा ख़त्म हो गई हैं? नाराज़गी से कहती हुए दोबारा बिस्तर की तरफ पलटी। जब उसका फ़ोन बजा तो उस तरफ मतवज्जो हुई। शाहज़ेब भाई कॉलिंग देखकर मुस्कुराते उसने फ़ोन उठाया। कैसी हो प्रिंसेस? वो खिलखिलाई। आप लोग कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। वो बेड पर बैठ गई। हम भी ठीक है, तुम बताओ सवात का मौसम कैसा है? वो मुस्कुरा कर बोला। हमेशा की तरह खूबसूरत। वो मुश्किल मुस्कुराई। अच्छा, हम जल्द आ जाएंगे, यहाँ सब तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। भाई मुझे कभी गलत मत समझना। हरमीन की आंखें भर आई। क्या हुआ जान? शाहज़ेब की आवाज़ में फ़िक्र थी। अरे कुछ नहीं, बस वैसे ही चलें, सबको सलाम देना, मैं बाद में बात करूँगी। उदासी से मुस्कुराकर उसने शाहज़ेब का फ़ोन जवाब सुनकर बंद कर दिया। हरमीन ने गहरे गहरे सांस लेते खुद को कंपोज किया। सुदेश के बाहर आते ही कमरा भी उसकी परफ्यूम की खुशबू से महक उठा। हरमीन ने नज़र उठाकर उसे देखा। काली जीन्स पर बटनों वाली सादी शर्ट और चेक वाला कोट पहने वो सामने वाले के दिल में उतरने का हुनर रखता था। आप मेरे लिए मेड का बंदोबस्त क्यों नहीं कर देते? उसने धीमे लहजे में कहा। सुदेश खड़ी पहनते उसकी तरफ पलटा। क्यों, जाने का इरादा नहीं है? वो सख्ती से उसे देखते बोला तो वो अंदर तक जल गई। आखिर ये बंदा तमीज़ से बात क्यों नहीं कर सकता? गुस्से से सोचकर उसके सामने रुकी। नहीं। सुदेश के कोट के कंधों से फर्जी कर चाटते हुए तल्खी से बोली। मेरे शौहर का घर है, जब तक दिल करेगा रुकूंगी। अगर किसी को मसला है तो वो जा सकता है। आखिर में वो तल्खी से मुस्कुराई। सुदेश ने उसकी कलाई थामी और एक झटके से उसे अपने करीब खींचा। और आप जानते हैं, शौहर अभी तक सिर्फ कागज़ तक महदूद है, उसने अपना कोई हक वसूल नहीं किया। उसकी बात पर हरमीन की सांस और दिल की धड़कन सब रुक गई। सुदेश उसके और करीब हुआ। छोड़े मुझे, वो मीन बनाई। उसकी आंखें भीग गई थीं।
तुम मेरा हक हो हरमीन, और हक लेने पर कोई पाबंदी नहीं। बरह रास्त उसकी नज़रों में देखते उसने चैलेंज किया तो हरमीन दम्मा खुद रह गई। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था और पेशानी तर। सुदेश उसके करीब हो रहा था। तो क्या वो अपना हक लेने लगा है? पहली सोच उसे यही आई थी। उसने डर कर आंखें मीच ली और होठों को सख्ती से एक दूसरे में बेबस कर लिया। सुदेश के होठों को मुस्कुराहट ने छुआ था। वो उसके कान के करीब हुआ। मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं है, तो बेहतर होगा दूर रहो मुझसे। उसकी कलाई छोड़ते उसे खुद से दूर करते उसने साइड टेबल के दराज से अपनी पिस्टल निकाली और उसे देखे बगैर वहाँ से निकल गया। हरमीन तो साकत कितनी देर वहाँ खड़ी रही, फिर दिल पर हाथ रखा और बेड पर बैठ गई। उफ, मैं तो मर ही जाती आज। अपनी पेशानी पर आया पसीना साफ करते हुए थके अंदाज में बोली। हाँ सुदेश, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुमने कोर्ट मैरिज कर ली है? सुदेश फ़ोन कान से लगाए फाइल देख रहा था। अंकल, मेरी मजबूरी थी, वो धीमी आवाज़ में बोला। रिजवान को जब पता चलेगा तब क्या होगा? फ़ोन के पार बंदा खफा था। शाकिर अंकल, बाबा के आने से पहले कुछ ना कुछ कर लूँगा, वो बेफिक्री से बोला। और ये एसपी जमान साहिब तुम्हारे साथ शामिल थे क्या? उनकी बात पर सुदेश का कहकर बुलंद हुआ। अंकल, आपका वो शैतान बेटा कैसे शामिल ना होता? तो दोनों हंस दिए। हरमीन ने बेजारी से टीवी को देखा। अब तो सुदेश के ना होने की आदी हो गई थी। वो सुदेश की रूटीन बन गई थी। वो निकाह के बाद से रात को ज़्यादातर लेट आता था। हरमीन सो जाती थी और सुबह उसके उठने से पहले चला जाता। हरमीन को यही लगता कि उसे इग्नोर कर रहा है, मगर उसे मिलता ही ना था जो उससे पूछती। ऑफिस की फ़िज़ा सख्त तनाव का शिकार थी। सुदेश के टेबल पर बहुत सी फाइल बिखरी हुई थी। सुदेश खुद एक फ़ाइल में गुम था और समान और अमजद दूसरी फ़ाइल में लगे हुए थे। भूपत काफ़ी है? सुदेश मुस्कुरा कर बोला। जी सर, ज़हूर नहीं निकलता बाहर। जमान ने भी सुदेश की हाँ में हाँ मिलाई। निकाह नामा जमा कराने से सब गोल हुआ था। अमजद ने फ़ख्री अंदाज में कहा। हाँ, बस ले जाओ सारा क्रेडिट तुम। जमान मुंह बनाकर बोला। तुम्हें क्या पता, असल कुर्बानी तो सर ने दी है। पूरा एक हफ्ता रातों को 3-3 बजे तक काम करते रहे हैं। भाभी को भी टाइम नहीं दे सके। जमान की शरारत से कहने पर जहाँ अमजद ने हंसी दबाई, वहाँ सुदेश ने गुस्से से उसे देखा तो वो नज़रें चुरा गया। दोबारा वो फाइल में उलझ गया। जब फ़ोन की घंटी बजी, तुम देखो यार, सुदेश ने बेजारी से कहा तो जमान ने फ़ोन उठाया। अननोन है, शायद रहमान का पता बताने सुहेल फ़ोन कर रहा है। सुदेश ने स्पीकर ऑन किया। कमिश्नर सुदेश बात कर रहा हूँ। उसका सारा ध्यान फाइल में था। सुदेश, मैं हरमीन बात कर रही हूँ। कौन हरमीन? सवाल इतना अचानक था कि हरमीन की तरफ खामोशी छा गई। तुम्हारी बहन। गुस्से से उसने कहते फ़ोन बंद किया था। जमान और अमजद का कहका लगा। सर, भाभी का फ़ोन था। जमान ने हंसकर उसे कहा तो सुदेश ने माथे को छुआ और दोबारा फ़ोन मिलाया। हाँ बोलो हरमीन। पूरा हीटिंग सिस्टम ख़राब हो गया है, कुछ करें। हरमीन की आवाज़ में खुफकी थी। मैं फारिग नहीं हूँ, वो मसरूफ़ अंदाज में बोला। मैं बेशक यहाँ सर्दी से बर्फ़ बन जाऊँ। क्या? हरमीन गुस्सा हुई। क्या ये मुमकिन है? सुदेश ने भी हंसी दबाई। बेफिक्र रहें, इसकी नौबत नहीं आएगी। हुफ्की से कहते उसने फ़ोन बंद कर दिया। यार, मेरी मीटिंग है, शॉप में चलता हूँ। सुदेश चीज़ें समेटते हुए बोला। सर, किससे? भाभी से। वैसे सर की मीटिंग रात को रखा करे, वरना इस इलाके का कबाड़ा हो जाएगा। शरारत से कहते वहाँ रुका नहीं था और ना चाहते हुए भी सुदेश मुस्कुरा दिया। चलो मैं भी चलता हूँ। अमजद और वो साथ ही बाहर निकल गए थे। जी मैं बस 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ मीटिंग में। सुदेश ने तेज़ी से फ़ोन सीढ़ियाँ चढ़ते फ़ोन पेंट की जेब में रखा वापस। तेज़ी से कमरे में आया और नज़र सीधी सामने गीले बालों को तौलिए से खुश करती हरमीन पर पड़ी। वो काले सिल्क के ट्राउज़र शर्ट में मलबूस थी, जो वो नाइटी के तौर पर घर में इस्तेमाल करती थी। सुदेश ने नज़रें फेर ली। सुदेश, कहाँ थे आप इतने दिन से? वो तौलिए को बेड पर फेंकते फ़ौरन सुदेश के सामने आई। हरमीन, मुझे मीटिंग पर पहुँचना है, वो बेजारी से बोला। सुदेश, मैं मीटिंग से ज़्यादा ज़रूरी हूँ, उसने खुफकी से कहा। मेरे लिए तुम। वो एक कदम करीब आया और ये पहली बार था जब हरमीन उसके मुकाबिल खड़ी हुई थी बगैर रुके। एक पेपर से ज़्यादा कुछ नहीं हो। बराह रास्त उसकी आंखों में देखते उसने हरमीन को आसमान से ज़मीन पर पटक दिया और ड्रेसिंग रूम में चला गया, जबकि वो बुत बन गई थी। आज पहली दफ़ा उसे इतना शदीद दर्द हुआ था। उसकी ज़िंदगी में आने वाला पहला मर्द था और सुदेश के लिए वो एक पेपर के बराबर थी। उसका सकता सुदेश की परफ्यूम की खुशबू ने तोड़ा था। वो गुस्से से पलटी। वो उन्हीं कपड़ों में मलबूस था, मगर पहले से ज़्यादा फ्रेश लग रहा था। पिस्टल को सुदेश ने साइड टेबल के दराज में रखा। जब हरमीन ने उसे बाजू से पकड़े अपनी तरफ मोड़ा।
आप भूल रहे हैं कि मैं आपकी बीवी हूँ। वो दोस्ती से उसकी आंखों में देखकर बोली। किसने कहा तुम मेरी बीवी हो? हाँ। वो भी गुस्से से उसके सामने सीने पर हाथ बांधे खड़ा हुआ। आप ज्यादती कर रहे हैं सुदेश। उसकी आंखों से बहुत से आंसू टूटकर गालों पर फिसले। क्या ज्यादती की है मैंने? बोलो। हाँ। तुम इस घर में कब से हो? एक बार भी मैंने हाथ तक नहीं लगाया तुम्हें। जब चाहूँ तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। और जहाँ तक मेरी बात है तो मैं एक बेबी सिटर नहीं बन सकता। सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। सफाकी से हरमीन को उसका मकाम बताते वो रुका नहीं था और हरमीन ज़मीन पर बैठती चली गई और फिर उसका जब टूटा और वो फूट फूट कर रो पड़ी। हीटिंग सिस्टम ख़राब होने की वजह से कमरा ठंडा हो रहा था। वो जैकेट पहने कंफर्टर में बैठी टीवी देख रही थी। वो सुबह से अब तक संभल चुकी थी। सुदेश के अंदर आने पर वो मुतवज्जो तक ना हुई। वो चेंज करके बाहर आया और सोफे पर तकिया और कंफर्टर पहले से ही मौजूद था। टीवी बंद करो, बेतासुर लहजे में कहते उसने ब्लाइंड खोला। ये वक्त है घर आने का? हरमीन ने उल्टा सवाल किया। व्हाट? वो हैरत से बोला तो हरमीन ने टीवी बंद किया। वो बेड से उठी। शहर के हालात देखे हैं आपने? आपके वो नरमी से बोली तो सुदेश ने गहरा सांस लिया। काम होते हैं मुझे। इतना कहकर वो हरमीन की तरफ मौजूद साइड टेबल के पास आया और बटन दबाकर दोनों लैंप बंद कर दिए। अब कमरे में सिर्फ सपाट लाइट की रोशनी थी। सुदेश, आखिर आपको मुझसे मसला क्या है? वो सुदेश के बाजू पकड़कर भीगी आवाज़ में बोली। हरमीन प्लीज़, मैं भी बहुत थका हुआ हूँ। उसकी तरफ मुड़ते हुए उकताकर बोला। क्या हम अपने रिश्ते के बारे में नहीं सोच सकते? हरमीन उसकी आंखों में देखकर बगैर किसी डर के बोली और सुदेश की आंखों में हैरत और बरहमी साथ ही उभरे। क्या मतलब है इस बात का? वो सख्ती से बोला। सुदेश गुस्से को एक तरफ रखकर सोचे, आप मुझे सिर्फ इसलिए छोड़ रहे हैं कि मैं बच्ची हूँ, मुझे वक्त चाहिए? वो रुकी। सुदेश अभी तक हैरत में था कि वो लड़की जिसकी ज़िंदगी में शरारत और कार्टून से बढ़कर कोई चीज़ ना थी, वो आज सुदेश के सामने किसी और रूप में मौजूद थी। सुदेश, मैं आपसे बात कर रही हूँ। सुदेश को खामोश देखकर उसका बाजू थामकर फिर से बोली। सो जाओ, बेजारी से कहते वो पलट गया। जब वो जल्दी से सुदेश के सामने आई। मुझे अपना ले सुदेश, हरमीन एतमाद से बोली और वो साकित रह गया। मैं आपको अपना आप देने का तैयार हूँ सुदेश। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ आप आए हैं और आप ही रहेंगे। उसके करीब होते वो नरमी से बोली। तुम गुस्से में हो हरमीन, सो जाओ, सुबह बात करेंगे। वो फ़ौरन नरम पड़ गया। मैं होशो हवास में ये कह रही हूँ सुदेश, मुझे। उसके अल्फाज मुंह में ही रह गए थे जब सुदेश ने उसे बाजू से पकड़कर करीब किया। तो तुम तैयार हो? सुदेश ने मुस्कुराकर उसकी उड़ी हुई रंगत को देखा। हरमीन ने बगैर कुछ कहे इस बात में सर हिलाया। आज रात तुम्हारे कहने पर मैं तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन उसके बाद जब मैं चाहूँगा, चाहे वो साल बाद हो या कभी नहीं। तंज़ी अंदाज में कहते हैं अल्फाज उसे सुन कर गए थे। बिल्कुल सुन। वो अब भी उसे छोड़ने की बात कर रहा था। हरमीन शौक में रह गई। सुदेश ने उसे खुद के करीब किया और वो बेजान वजूद की तरह उसके करीब हुई थी। अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं आप? शादी कैसी रही? फ़ोन पर खुशगवार आवाज़ सुनकर सारा मुस्कुराई। शादी तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी रही। मैं तो एक हफ़्ता ही रुकी हूँ, मगर जोया आप ही लोग वहाँ ही हैं। सारा चाय का कप थामे टीवी लाउंज में बैठ गई। शादी क्यों इतनी अच्छी रही? सुभान मेरी जान, हरमीन को तुम्हारे लिए मांग आई हूँ। बस तुम वापस आओ और मैं तुम्हारे लिए उसे ब्याह लाऊंगी। सारा खुशी से बोली। वाह मामा, आप तो बहुत फास्ट निकली। सुभान की आवाज़ ही खुशी से बदल गई। तो कब आओगे तुम? उन्होंने पूछा। बहुत जल्द आऊँगा अब तो। सारा ने मुस्कुराकर अलविदाई कलमात कहकर फ़ोन रखा और सोने के लिए उठ गई। हरमीन ने आंखें खोली और वो एक झटके से उठ बैठी। सुदेश सामने सोफे पर बैठा उसे ही देख रहा था। सुदेश ने संजीदगी से उसे देखा, जो काली काली नज़रों से उसे ही देख रही थी। क्या हुआ? यही तो कहा था ना। उसके लहजे में तंज नहीं था, मगर हरमीन को लगा था। नहीं नहीं। वो नफ़ी में सर हिलाती पीछे हो रही थी। ये मैंने क्या कर दिया? या अल्लाह, ये क्या हो गया मुझसे? खुद से कहते हुए बिस्तर से उतरी हरमीन। सुदेश ने उसे हैरत से देखा, जो हवास में नहीं लग रही थी। वो नंगे पाँव कमरे से बाहर निकली। तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरते हुए मेन दरवाजे से बाहर आई। पूरा लॉन छोटी छोटी सफ़ेद रोशनियों से रोशन था। गहरे गहरे सांस लेते वो रोते हुए सीढ़ियों पर बैठ गई। दोनों टांगों के गिर्द बाजू लिपेटे मुंह छुपाए सिसकने लगी। कितनी ही देर वो वहाँ बैठी रही, जब किसी ने उसके कंधों पर शॉल डाली। उसने सर उठाकर देखा तो सुदेश उसके पीछे खड़ा था। उसने फिर सर झुका लिया। सुदेश उसके साथ कुछ फासले पर बैठ गया। इतना डरती हो मुझसे कि मेरे करीब आने पर बेहोश हो गई? मैंने हाथ तक नहीं लगाया तुम्हें हरमीन। तुम जज्बाती हो रही थी, मगर मैं होश में था। इतनी बड़ी गलती मैं नहीं कर सकता था।
मैं बस हैरान था। शुरू में संजीदगी से कहते, आखिर में मुस्कुरा कर बोला। और फिर हरमीन को देखा जो अभी भी रो रही थी। अब क्या हुआ? सुदेश ने नरमी से पूछा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सुदेश। रोते रोते उसकी हिचकियाँ बन गई। प्लीज़ ऐसे मत रो। सुदेश ने उसके कंधे पर बाजू फैलाया तो वो उसके कंधे से लगकर रोने लगी। मैं अपने माँ बाप को बहुत बड़ा धोखा दे रही हूँ सुदेश। यह एहसास मुझे खुश नहीं रहने दे रहा। मुझे वापस नहीं जाना। मुझे वापस जाने को मत कहें सुदेश। मैं घर जाकर क्या कहूँगी? हरमीन मिन्नत कर रही थी। ये सब मजबूरी में हुआ है हरमीन, समझो। उसका कंधा थपथपाते बोला। मैं कैसे फेस करूँगी सबको? इस बार सुदेश ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे रोने दिया। और आज ये बात उसने दिल से तस्लीम की थी कि उससे कहीं ज़्यादा नुकसान हरीम का हुआ था। आज उनके बीच पहली दीवार चांदनी रात की गवाही में गिरी थी। सुबह हुई तो बादलों को मौसम ने खुशगवार बना दिया था। हरीम ने ब्लाइंड्स ऊपर किया तो पूरा कमरा रोशन हो गया। सुदेश उठ जाए, 9 हो गए हैं, जाना नहीं है ऑफिस? और मुस्कुरा कर चलती हुई सुदेश तक आई। सुदेश, उसने फिर से आवाज़ दी तो उसने आंखें खोली। उठ जाए, मुस्कुरा कर कहते हुए बेड से पीछे हुई। आज काफ़ी लेट हो गया हूँ, सरसरी से कहते वो उठकर ड्रेसिंग रूम में चला गया और तो बिस्तर तक आई जब उसका फ़ोन बजा। बिस्तर छोड़कर फ़ोन तक आई तो एक जानदार मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई। वाह जी, आज सारा खाला ने मुझे सुबह सुबह खुद फ़ोन किया है। वो शरारत से हंसी। अच्छा धोखा दिया है तुमने लड़की, कहाँ गुम हो गई हो? महीना हो गया है। सारा की खुफी भरी आवाज़ पर वो खिलखिलाकर हंसी। अब क्या बताऊँ खाला, दिल लग गया है। वो शरारत के मूड में बहुत अरसे बाद आई थी। मैडम, आप इतनी खुश क्यों हैं? सारा ने मसनूई हैरत से पूछा। बस क्या बताऊँ खाला, सारा का कहका गूंज पड़ा। कपड़े मेरे घर छोड़कर कैसे गुजारा कर रही हो? उनकी बात पर हरीम गड़बड़ाई। जी जी, बस दोस्तों से लेकर गुजारा कर रही हूँ। असल में जल्दी में सवार जाना पड़ा तो इसलिए हम सब आ गए। अब हम इस्लामाबाद आ गए हैं। अच्छा चलो ठीक है, मेरा ड्राइवर आ रहा है, तुम्हारे 1-2 जोड़े भेज देती हूँ, सारा ने मुख्तसर बताया। जी खाला भेज दे, ड्राइवर से कहना जहाँ मुझे छोड़ा था वहीं कपड़े दे दे। अच्छा ठीक है, कब आना है जोया आप ही लोगों ने? सारा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। मामा लोग कुछ दिन तक आएंगे। असल में वो लोग शादी से सीधा दुबई दादा अब्बू के पास गए तो चाचू ने आने नहीं दिया। हरमीन चलती हुई खिड़की में आई। अच्छा चलो मैं फ़ोन बंद करती हूँ। हरमीन ने मुस्कुराकर फ़ोन बंद किया तो ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुला और सुदेश बाहर आया। काली शलवार कमीज़ और काला कोट पहने, जल्द से बाल सेट किए, हर रोज़ की तरह वो परफेक्ट लग रहा था। उसके परफ्यूम की खुशबू से सारा कमरा महक उठा था। वो साइड टेबल के पास आया। अब तुम रोज़ दूसरे कमरे में सोया करोगी, वो मुस्कुराहट दबाकर बोला तो हरीन ने बिस्तर सेट करके उसे मुस्कुरा कर देखा। बिल्कुल भी नहीं। रात को आप मेरी वजह से देर तक जागते रहे थे और मैं कल की वजह से काफ़ी शर्मिंदा थी, इसीलिए मैं दूसरे कमरे में सोई थी। वो नरमी से बोली तो सुदेश हंस दिया। मजाक कर रहा था यार, नाश्ता करें? उसकी बात पर हरमीन ने मुस्कुराकर सर हिलाया। दिन और रात का खाना बेदिली से खाकर नीचे टीवी लाउंज में बैठी मोबाइल पर कार्टून देख रही थी जब सुदेश अंदर आया। थके हुए अंदाज में सोफे पर बैठते उसने गौर से हरमीन को देखा जो सफ़ेद जीन्स और नेवी ब्लू शर्ट में मलबूस थी। बाल हमेशा की तरह खुले हुए थे। ये कपड़े कहाँ से आए? वो आंखें सुकेड़े उसे देखने लगा। ऐसे मत देखें, खाला के घर से मंगवाए हैं, वो फ़ोन में ही गुम बोली। मतलब जाने का इरादा नहीं है? सुदेश ने आंखें बंद करके सोफे की पुश्त से सर टिका लिया। आप थक गए हैं? हरमीन फिक्रमंदी से बोली तो सुदेश ने सर हिलाया। मुझे चाय नहीं बनानी आती वरना बना देती, वो बेचारगी से बोली तो सुदेश ने हैरत से उसे देखा। मगर एक काम हो सकता है। हरमीन की आंखें चमकी तो सुदेश ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। हम बाहर चलते हैं कहीं, मैंने खाना भी नहीं खाया, वो मासूमियत से आंखें चिपका कर बोली। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, वो अटल लहजे में बोला। प्लीज़ ना सुदेश, चलते हैं ना प्लीज़, मैं 1 महीने से यहाँ बोर हो गई हूँ। आखिर में उसने उम्मीद से उस सुदेश को देखा तो वो ना चाहते हुए भी मान गया। चलो फिर। उसकी बात पर वो खुशी से उछल कर उठ पड़ी। मैं भी आई। वो भागती हुई सीढ़ियों की तरफ गई तो सुदेश बाहर आया। असलम, उसने आवाज़ दी तो एक गार्ड जल्दी से आया। मेरी अपनी गाड़ी निकाल दो। गार्ड ने सर हिलाया तो सुदेश पलटा। वो सामने से आ रही थी, सफ़ेद कोट पहने। वो मुस्कुराकर सुदेश को ही देख रही थी। बाल पोनी में बंधे थे। चलें? हरमीन ने सर हिलाया। हाईलैंड रिजॉर्ट के खूबसूरत होटल के बाहर वो एक टेबल पर आमने सामने बैठे थे। गाने हल्की हल्की आवाज़ में चल रहे थे। गहरे बादलों ने इस्लामाबाद के मौसम को और खूबसूरत बना दिया था। हल्की हल्की हवा दिल और मूड दोनों को खुशगवार कर रहे थे। सर, ऑर्डर। वेटर उनके पास आया। बोले हरमीन। उसने हरमीन को देखा जो अपने इर्द गिर्द देख रही थी।
आप कर दें। हरमीन ने सर हिलाया। 2 कॉफ़ी के कप और चॉकलेट केक। सुदेश की बात ख़त्म होने से पहले हरमीन चहक कर बोली। वेटर सर हिलाकर चला गया तो सुदेश ने उसकी तरफ देखा। खाना खा लिया था तो कहा क्यों नहीं कि ये क्यों कहा कि नहीं खाया? सुदेश ने मसनूई खुफकी से उसे देखा। वो इसलिए कि आप कहाँ मुझे कॉफ़ी के लिए यहाँ लेकर आते। वो हंसी। वैसे मैंने सुना था जब लड़का लड़की निकलते हैं तो चांदनी रात होती है। यहाँ तो देखो आसमान बादलों से भरा पड़ा है। हरमीन मुँह बनाकर बोली तो मोबाइल पर टाइपिंग करते हुए मुस्कुराया। यह हकीकी ज़िंदगी है हरमीन बेबी। उसने नज़र उठाकर उसकी बुरी आंखों में देखा। आप बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हैं सुदेश। हरमीन बालों को कान के पीछे करते बेजारी से बोली तो वो कहका लगाकर हंसा। हरमीन चौंकी। उसकी मुस्कुराहट कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। अब आप क्या कहना चाह रही हैं? वो आगे हुआ और मोबाइल को साइड पर रखते बराह रास्त उसकी आंखों में देखा। मैंने क्या चाहना है? हरमीन ने गड़बड़ाकर नजरें फेरी। सच में आप नहीं चाह रही कि मैं रोमांटिक हूँ? वो इस वक्त कल रात वाली हरमीन कहीं से नहीं लग रही थी जो उसके सामने खड़ी होकर अपना आप उसे सौंप रही थी। ये वो हरमीन थी जो बिल्कुल बच्ची सी थी, जो सुदेश के करीब होने से रोती या बेहोश हो जाती थी। नहीं तो सरसरी से कहते हरमीन यहाँ वहाँ देखने लगी क्योंकि वो सुदेश से मुसलसल नज़रें चुरा रही थी। हरमीन। सुदेश उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला। हरमीन साकित हुई। वो कल से ही बहुत शर्मिंदा थी। हरमीन ने बगैर कुछ कहे अपना हाथ उसके हाथ के नीचे से निकाला। शुक्र है इस बला का दिमाग दुरुस्त हुआ, वरना रात को तो जिन ही चिमट गया था। सुदेश सोच ही सका था। वेटर ने कॉफ़ी और केक को काट कर दोनों के सामने रखा। आपके घर वाले कहाँ होते हैं? हरमीन ने काफ़ी का सिप लेते पूछा। वो लोग इंग्लैंड गए हुए हैं। बाबा को दिल का मसला है, उसका इलाज कराना है। और वैसे आप बताएं, घर में कुछ करती नहीं है क्या? सुदेश मुस्कुरा कर बोला। नहीं, असल में मैं छोटी हूँ ना, तो मामा और मेड ही काम करती हैं। वो केक खाते हंसकर बोली। और क्या पढ़ती हो? अभी सेकेंड ईयर मुकम्मल किया है, अब यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है। सुदेश ने समझ कर सर हिलाया। तुम्हें पता है तुम मुझसे 13 साल छोटी हो। उसकी बात पर हरमीन मुस्कुराई। तो क्या हुआ? हमारे एक कज़न ने अपनी उम्र से 10 साल बड़ी लड़की से शादी की थी और वो लोग इतने खुश हैं। हरमीन ने नाक से मक्खी उड़ाई। हरमीन, ये इतना सिंपल नहीं है। सुदेश ने अपनी बात पर जोर दिया। सुदेश प्लीज़, इतना अच्छा मैं कभी भी तुम्हारे साथ वैसे एक्ट नहीं कर सकूँगा जैसे एक मैच्योर लड़की के साथ कर सकूँगा। हरमीन की बात काट कर वो एक सांस में बोला। आप किसी को पसंद करते हैं क्या? हरमीन ने संजीदगी से पूछा तो वो चौंका। मेरे पास इस फजूल काम के लिए टाइम नहीं है। वो सरसरी से कहते उसने केक की तरफ इशारा किया। इसे पैक करवा लूँ क्या? वो टॉपिक बदल गया था। अरे बिल्कुल नहीं, ये किसी गरीब को दे दें। मैं जब भी भाई लोगों के साथ जाती हूँ तो यही करती हूँ। बोलते बोलते अचानक उसे ब्रेक लगी। सॉरी, आपको बुरा तो नहीं लगा? आपके पैसे थे। हरमीन ने गौर से उसे देखा। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वैसे तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता क्या? उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला। बिल्कुल भी नहीं। हरमीन हंसती। तो फिर कल रात को क्या हुआ था? सुदेश को उसे छेड़ने में मज़ा आ रहा था। हरमीन फ़ौरन ही ब्लश करने लगी। कल रात की वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सुदेश। असल में मुझे कभी किसी ने इग्नोर नहीं किया, और आपने किया तो मुझे गुस्सा आ गया। और जो कल रात मैंने कहा वो तो मैं सोच भी नहीं सकती। वो सर झुकाए बोले ही जा रही थी और सुदेश मुस्कुराकर उसके सिर पड़ते गाल देख रहा था। कल रात तुम होश में नहीं थी, और जिस दिन मैं होश में ना हुआ उस दिन। मायने खेजी से कहते सुदेश ने कॉफ़ी का कप लबों से लगाया। अपनी गहरी आंखों से उसकी आंखों में देखा। नज़रों का ज़बरदस्त तसादुम हुआ था। वो मुस्कुराया और हरीम थम गई। दिल ने कहीं बीट मस की थी। क्या हुआ? सुदेश ने मुस्कुराहट दबाई। कुछ नहीं। वो बोलने के काबिल ही ना रही। वो सही तो कह रहा था। वो तो मर्द था जब उसकी तरफ से इजाज़त मिल गई थी। अगर वो अपने होश खो बैठता। हरमीन की आंखों में फ़ौरन आंसू आए। वो क्या कदम उठाने लगी थी? सुदेश ने बगौर उसे देखा। लगता है दिमाग दुरुस्त हो गया है मैडम का, आइंदा ये हरकत नहीं करेगी। सुदेश ने सोचा ही था, मगर हरमीन के सर उठाते ही सुदेश की मुस्कुराहट सिमट गई। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहे जा रहे थे। सुदेश सॉरी प्लीज़, मैं ये कदम कभी नहीं उठाना चाहती थी। सुदेश फ़ौरन सीधा हुआ। हरमीन रोना तो बंद करो यार। सुदेश घर चलें प्लीज़, उसने आंसू साफ करते मिन्नत तमीज़ लहजे में कहा। ठीक है। तासुफ से उसे देखते वो दोनों उठ गए। गाड़ी में इस वक्त बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। सॉरी हरमीन, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। सुदेश ने रोड से नज़र हटाकर उसे देखा जो बाहर ही देख रही थी। ऐसे माफ़ नहीं करूँगी। वो शरारत से मुस्कुराई। सुदेश रोके गाड़ी रोके। सुदेश ने हैरत से उसे देखा और फिर गाड़ी साइड पर रोकी। क्या हुआ? वो देखें सुदेश, गोल्ड शॉप। चले मुझे कुछ लेकर दें, मैं पहली बार आई हूँ आपके साथ। वो शरारत से हंसी।
जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सुदेश बेजारी से बोला, मगर हरमीन उसकी सुने बगैर निकल गई तो ना चाहते हुए भी सुदेश को उसके पीछे निकलना पड़ा। खूबसूरत सी गोल्ड शॉप पर आगे पीछे अंदर दाखिल हुए। वेलकम सर, दुकानदार मुस्कुराकर बोला तो दोनों उसके सामने कुर्सियों पर बैठ गए। क्या दिखाऊं? दुकानदार ने पूछा। कुछ भी अच्छा सा दिखा दो। तो दुकानदार से हिलाकर दूर गया। ये अच्छी ज़बरदस्ती है, सुदेश ने कहा। दुकानदार एक काले रंग का बॉक्स लेकर आया। सर ये देखें। उसने खोला तो अंदर सिल्वर चेन थी जिसके अंदर हीरे लगे हुए थे। ठीक है, सुदेश ने मुस्कुराकर कहा तो दुकानदार बिल लेने चला गया। चले मुझे पहनाए। हरमीन उठकर आईने के सामने आई। आए ना। उसने सुदेश को आने का इशारा किया तो बेजारी से उठकर चल दिया। चैन को बॉक्स से निकालकर उस तक आया। दिल से पहनाए सुदेश। वो मुंह बनाकर बोली तो ना चाहते हुए भी वो हंस दिया। मजाक के अलावा तुम बहुत प्यारी हो। उसे चैन पहनाते मुस्कुराकर बोला तो आईने में उसे देखा तो वो भी मुस्कुरा दी। आज वो इतने अरसे बाद इतनी खुश थी। उनके बीच सब ठीक हो रहा था। कमरे में आकर उसने कोट सोफे पर रखा और खुद बिस्तर में घुस गई। अब सब ठीक हो रहा है। चैन पर उंगली फेरते उसने